बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मौसम की, जो कि पल पल तेवर बदल रहा है और इस वक्त मौसम इतना खूबसूरत हो गया है, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, लेकिन जो कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है और आप खूबसूरत कह रही हैं मौसम को। आपको तो सर्दियां सर्दी पसंद है, मुझे सर्दी पसंद है, लेकिन आज से आपको सर्दी पसंद है क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। उसमें कॉफी पीना, उसमें सूप पीना, एंजॉय करना, ये बहुत ही मजेदार एक हो सकता है एक्सपीरियंस। आप भी कीजिए। लेकिन जो बारिश थी, जिसकी दुआएं और तवक्कुआत, बारिश और बगैर किसी प्रेडिक्शन के हम पूछते रहे महकमे मौसमियात से और हमेशा की तरह उन्होंने यही कहा कि अभी दूर तक कोई असर नहीं है। वो भी लाइल्म थे, उन्हें भी नहीं पता था कि ये अचानक से बारिश हो सकती है। जो वेदर है वो अल्लाह ताला की कुदरत है, वो किसी फोकास्ट के नतीजे में तो नहीं हो सकता चेंज। बहरहाल बारिश हो चुकी है फाइनली और हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, खासतौर पर पंजाब वाले भी। उम्मीद करते हैं ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा, बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी होगा। और बहरहाल जो पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज में, वहाँ पे शदीद बर्फबारी हो रही है और यहाँ पे बारिश की वजह से जो वबाई अमराज हैं उसका खात्मा हो चुका है। एक पॉजिटिव चेंज है। आप अपने बिस्तरों में बैठकर अपने ब्लैंकेट ऊपर ओढ़कर और सूप एंजॉय कीजिए, कॉफी एंजॉय कीजिए और साथ ही प्रोग्राम देखिए, क्योंकि आज के हमारे बहुत अहम टॉपिक्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले टॉप 5 आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताएं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन चुका है और सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं। बिल्कुल। और 2024 का ये जो बिल है, अब देखना यह है कि इससे मदारिस को कितना फ़ायदा होता है और क्या उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाते हैं, इस पर बात होगी। और फिर बात होगी जनूबी अफ्रीका की तरफ से जो सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है। यानी कि वो कहते हैं ना कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, लेकिन बहरहाल किसी एक न एक हिस्से में तो जीत आनी ही थी। वो जनूबी अफ्रीका के हिस्से में आ चुकी है। इस पर भी ज़रा जायज़ा लेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस रही और फिर बात करेंगे कि साल फिर बदलने वाला है मगर गज़ा का मंजरनामा ना बदला। गज़ा का आखिरी अदवान अस्पताल है वो भी खाली करवा लिया गया है, जिसके बाद अब 75,000 फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को ख़तरात शिद्दत के साथ लाहक हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे हम सब का दायमी मसला सर्द मौसम आखिर जोड़ों के दर्द का एहसास क्यों दिलाता है, क्यों शिद्दत इख्तियार कर जाता है और इस मसले का हल किस तरह से निकाला जाए। साथ ही साथ हम बात करेंगे सेहत, तालीम, कारोबार या फिर शादी 2025 आपके सितारे के लिए कैसा रहेगा और किसके लिए सितारा सूदमंद साबित रहेगा, किसके सितारे गर्दिश में रहेंगे, इस पर भी होगी तफसील से बात। तो सबसे पहले अपने टॉपिक की जानिब आ जाते हैं, जो कि सदर मुमलिकत ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो मुतालिबात थे, सदर मुमलिकत कहते हैं कि वो काफ़ी हद तक उन्हें मुतमिन कर लिया गया है और उनके मुतालिबात मान लिए गए हैं और तरमीमी एक्ट 2024 जो बिल है वो उस पर दस्तखत कर दिए। बिल्कुल। और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के नुकात भी अब सामने आ गए हैं। वो क्या नुकात हैं, किन शराइत पर ये एग्रीमेंट हुआ है, इस पर दस्तखत हुए, आइए पैकेज के जरिए जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दे दी है। सदर 27 दिसंबर को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत कर चुके हैं। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया था, ताहम मौलाना फजलुर रहमान और दीनी और मजहबी जमातों के मुतालबे पर उस पर दस्तखत किए गए हैं। सदर ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 28 दिसंबर को जारी किया। ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट के सब सेक्शन 5, 6, 7 में तरामीम की गई हैं। बिल के मुताबिक जो मदारिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के निफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिन दीनी मदारिस के 1 से ज्यादा कैंपस हैं उन्हें सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे। हर मदरसा अपने हिसाबात का ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा ना पढ़ाएगा। नाज़रीन, अब एग्रीमेंट हो चुका है, मदारिस बिल पर दस्तखत हो चुके हैं सदर मुमलिकत की तरफ से। इसी पर बात करने के लिए सजाद मीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपके ख्याल में ये हो तो चुका, एक तो ये कि कितना खुशाइंद है, क्या तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मदारिस के इससे दूर हो पाएंगे, लेकिन जो डेडलॉक था आपके ख्याल में इतनी देर तक इसे तूल क्यों दिया गया, ये रोका क्यों गया सदर मुमलिकत की तरफ से? असल में मेरी राय में ये जो बिल पास हुआ है या ये जो सारी कार्रवाई हुई है, पहले असेंबली ने पास किया, फिर सदर ने दस्तखत नहीं किए, फिर सदर प्रेशर में आके एक पूरा एक फार्मूला तैयार किया गया, ये सारा प्रोसेस ही दुरुस्त नहीं है।
अच्छा। मदरसों के बारे में हमें एक वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को। मदरसे हमारी बहुत बड़ी जान है हम्म। और मदरसों की वजह से अंग्रेज़ के खिलाफ हमारी रेजिस्टेंस थी, हमारी एक तरह की मज़ाहमत थी। बिल्कुल। और मदरसों के ज़रिए तालीम का एक ऐसा निज़ाम मौजूद था, जो दुनिया में कहीं नहीं है। ना जामिया अज़हर में है, ना मदीना यूनिवर्सिटी में है। सब कॉन्टिनेंट के जो मदारिस थे या सब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में घरों में बैठे उलमा जो थे, वो तालीम दिया करते जो कहीं नहीं थी। अंग्रेज़ के आने से पहले यहाँ फ़िरंगी महल था, यहाँ मदरसा रहीमिया दिल्ली का था जिसमें शाह वलीउल्लाह और उनके फ़र्जंद जो थे, वो तालीम दिया करते थे, एक रवायत थी। और दारुल उलूम देवबंद या दारुल उलूम बरेली ये तो बाद की पैदावार हैं, लेकिन उस वक़्त खैरबादी मसलक या हिंद मदरसा रहीमिया या फ़िरंगी महल के मदरसे जिसमें दर्स निज़ामी तैयार हुआ, दर्स निज़ामिया का नाम है, अहले उलूम कहते थे वो उनके एक आलिम दीन को ठीक और है। उनका एक आलिम दीन वो है जिनके नाम पर दर्स निज़ामिया मंसूब था। वो इंडिपेंडेंट मदरसे थे, तालीम देते थे, दुनिया आती थी, उनसे इल्म हासिल करती थी। तो सज्जाद अब मीर हमने साहब, आप जो कह रहे हैं कि ये तरीक़ाकार ही ठीक नहीं है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। तरीक़ाकार क्या होना चाहिए था? रजिस्ट्रेशन एक्ट जो इस वक्त पास हुआ है वो क्या किस तरीके से होना चाहिए था? ये तो सिर्फ साइंसी ये तो सिर्फ सियासी एक खेल है ना जी कि हमने बिल दिया, बिल पास हो गया, हमारी सुप्रीमेसी कायम हो गई। 10 बोर्डों के मुकाबले में एक बोर्ड कायम हो गया। असूली तौर पर पाकिस्तान में मदरसों का एक ही बोर्ड होना चाहिए। एक बोर्ड नहीं तो एक बोर्ड जितने भी बोर्ड हों, वो हुकूमत की निगरानी में कायम होने चाहिए। बाकायदा जिस तरह दूसरे बोर्ड होते हैं और वो ही बोर्ड उनकी यूनिवर्सिटियाँ हों और फिर हम कहें कि उनका निसाब जो है हम तस्लीम करती है हुकूमत पाकिस्तान भी और दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटियाँ भी, उनके मयारात भी वही हों। ठीक है, आप वो तालीम दें, अपने अंदाज़ की तालीम दें, हदीस जी। दौराए हदीस वैसे पढ़ाएँ, जिस तरह आपके उनमें पढ़ाया करते हैं, सही। उसमें जो मुस्नद होते हैं, सब जानते हैं कि ये बुखारी पढ़ा सकते हैं, ये मुस्लिम पढ़ा सकते हैं, ये फलाँ चीज़ के बारे में माहिर हैं। लेकिन एक निज़ाम है अभी तक तय ही नहीं है कौन-सा निज़ाम आप जारी करें, कौन-सा नहीं। बस कभी डाल देते हैं कि कंप्यूटर पढ़ा देंगे, अंग्रेज़ी पढ़ा देंगे, साइंस पढ़ा देंगे, साथ मैट्रिक करा देंगे, एफए करा देंगे, बीए करा देंगे, एमए हो जाएगा, एमए के बराबर डिग्री हो जाएगी। इस तरह देखिए अच्छा, तालीम के निज़ाम मीर साहब, इससे पहले अगर हम देखें तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर दीनी मदारिस के जो रजिस्ट्रेशन का गया था, उनके पास दस्तावेजात गए थे पास होने के लिए, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, जिसके ऊपर बाद में JUIFI ने कहा भी कि ये शायद किसी प्रेशर में आकर सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस पर दस्तखत नहीं कर पाए हैं। तो क्या आप ये लगता है कि वो कबूल कर लेंगे रजिस्ट्रेशन जिस तरह से हुई है, एक्ट जिस तरह से मंजूर हुआ है, तमाम जमातें इस पर मुत्तफिक होंगी, तमाम उलमाए कराम जो है वो इस पर मुत्तफिक होंगे? देखिए, वो तो इत्तेफ़ाक कर लिया होगा और उसको बात भी कर लेंगे, आर्ज़ी तौर पर चलता रहेगा। अभी ज़ोर है मौलाना फज़ल रहमान का, उनकी कही हुई बात को मान लिया जाएगा। 2-4 साल के बाद कुछ इसमें तरमीम करनी होगी, दोबारा कर ली जाएगी। ये तो एक आर्ज़ी बंदोबस्त हुआ ना, लेकिन एक मुस्तकिल बंदोबस्त जिस तरह यूनिवर्सिटियों का एक निज़ाम है, इदारों का निज़ाम है, बोर्ड का निज़ाम है, पाकिस्तान में अच्छा, इससे पहले सेक्टर मीर साहब, जो PTI के दौरे हुकूमत में तरमीम हुई थी, आपके ख्याल में वो इससे कदरे बेहतर थी क्योंकि उसके तहत वजारत तालीम के अंडर किया गया था इस तमाम मदारिस के सिलसिले को। आपके ख्याल में वो तरमीम बेहतर थी या जो अब हुई है, इसमें कुछ नुकात? ये सचमुच कोई NGO नहीं है कि आप उसको सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर करें, इसको वजारत तालीम के तहत ही रजिस्टर होना चाहिए था। लेकिन अब इनको मुसीबत पड़ी हुई है, इनके चंदे आते हैं, इनके फंड आते हैं, इनके तुलबा आते हैं। एक निज़ाम चल रहा था, उसमें आपने रुकावट डालने की कोशिश की, करके आपने एक बिल पास किया, अब उसमें भी अमल नहीं कर रहे, अब दूसरा बिल ला रहे हैं मौलाना फजल रहमान के कहने पर, अब वो भी नहीं चल रहा, आप तीसरी चीज़ एक ऑप्शन ठीक है। तलाश कर रहे हैं। ठीक है मीर साहब, हमारे साथ रहिएगा। हमें मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने ज्वाइन किया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब ने ज्वाइन किया है। मौलाना साहब, आपके ख्याल में ये जिस तरह से मीर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारा प्रोसेस ही है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। जो एक मयार था हमारे मदारिस का, वो इससे मुतासर होगा, आप एग्री करेंगे? और अगर ऐसा है तो फिर तो तमाम तर जिम्मेदारी मौलाना फजल रहमान साहब के कंधों पर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मदारिस का ताल्लुक तालीम से है, उन्हें वजारत तालीम से ही मुंसलिक होना चाहिए। लेकिन चूँकि आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो परफेक्ट नहीं हो रही और गुजारा चल रहा है,
तो एक तो मैं ये बात बता दूं कि ये ऑर्डिनेंस जो आया है ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है, बाकी मुल्क पर ये लागू नहीं होता है। और दूसरा ये है कि जो डायरेक्टर जनरल रिलीजियस एजुकेशन के तहत जो है वो मदारिस और सिलसिला था रजिस्ट्रेशन का, वो उसी तरह बरकरार है। पहले जिस तरह उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, वो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कामयाबी नहीं हुई। और 10 बोर्ड जो नए बने थे और ये जो एजुकेशन के साथ मुंसलिक होने का मदारस का सिलसिला है वो वैसे ही रहेगा और उसी तरह चलेगा। अभी तो इस मामले में बहुत सारी चीजें हैं, यानी ये इस्लामाबाद के लिए ऑर्डिनेंस है, बाकी मुल्क में क्या इसको अडॉप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा क्या होगा। लेकिन जो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे अमल से जो खैर निकली है वो महकमा तालीम के साथ मुंसलिक होने वाले मदारिस के लिए निकली है कि एक तो कानूनी हैसियत मिल गई है और उसके साथ साथ ये वाज़े हो गया है कि इस मुल्क के अंदर अब मदारिस के हवाले से कोई एक राय नहीं चल सकती है कि इस अंदाज में लामा साहब अभी सब मुत्तफिक हैं, तमाम उलमाए कराम, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था वो इस एक्ट से मुत्तफिक हैं? देखिए आप, एक तो ये बात मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि मेरा ख्याल है कि असल जो मामला है उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा है। असल तो अगर कामयाबी है, ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि असल तो कामयाबी उन नए 10 मदारिस के बोर्ड की है कि जिनका निज़ाम ख़त्म किया जा रहा था कि वो निज़ाम तालीम से मुंसलिक नहीं होंगे, उनकी हैसियत को भी माना गया और उनको उनका जो निज़ाम था उसको भी बाकी रखा गया। ठीक है। मौलाना साहब के साथ देखें 5 बोर्ड हैं, उनमें से 4 या 3 मौलाना साहब के साथ है 15 में से, बाकी तो सारे निज़ाम तालीम के साथ जाना चाहते हैं और तो उनको उनकी हैसियत मिल गई है जो वो चाहते थे और जो दूसरा निज़ाम तालीम के साथ मदारिस का सिलसिला था वो बाकी रहा है। तो मौलाना साहब वजारत सनत के साथ इस्लामाबाद की हद तक उनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसका ऑर्डिनेंस आया है। अभी के इम्तिहान और भी हैं, अभी आगे देखिए। अच्छा, चले उन चीज़ों के ऊपर भी आपकी चाहेंगे रहनुमाई, लेकिन मीर साहब आपके ख्याल में बजाते खुद ये इस मामला लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ सेटल डाउन किया गया है, मौलाना को राज़ी करने के लिए इस्लामाबाद के मदारिस को वजारत सनत के अंडर कर दिया और जो बाकी अपने वजारत तालीम के अंडर रहना चाहते थे उनको वैसे रहने दिया। लेकिन ये बेहतर नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही निज़ाम राइज हो, एक ही छत के नीचे फैसिलिटेट किया जाए, जो भी मामलात हैं वो देखे जाएँ एक ही वजारत के नीचे होने चाहिए। मुख्तलिफ उनको चीज़ों में उलझाने से तालीमी निज़ाम मुतासिर होगा, उसका म्यार मुतासिर होगा, जिसकी आप भी निशानदेही कर रहे थे। देखें, अभी तक तो जो दखल अंदाजी हुकूमत ने की थी, इससे पहले सन 19 तक की थी, वो तमाम कंसेंसस के तहत थी। अब बिल्कुल एक सियासत के तहत एक बात हो रही है, एक ग्रुप जो है वो अपनी बालदस्ती चाहता है, उसके सिलसिले में सारा कुछ किया जा रहा है। अशरफी साहब तो बहुत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें करनी चाहिए मोहतात अंदाज में गुफ्तगू, लेकिन ये तमाशा बनाया हुआ है। ये जामिया जो ये इनका जो बनौरी टाउन के स्कूल है, ये जो क्या नाम मुफ्ती नईम साहब हैं, अजीज साहब, जामिया रशीदिया है, ये ताहु कादरी का मदरसा है, ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस का मदरसा है। हर मुख्तलिफ फिक्र के मदरसों के एक एक हिस्से जो है वो अलग होकर चाहते हैं कि उनके मदरसे अलग बने जाए। ये अगर उनकी आपस की लड़ाई है तो आपको कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करना पड़ेगा जिस निज़ाम के तहत दीन की तालीम जो है विदाउट इंटरफेरेंस बेहतर तौर पर हो सके। भाई यहाँ दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे, तालीम हासिल करते थे, तालीम हासिल करके वापस जाते थे, पाकिस्तान के लिए नाम कमाते थे। लेकिन मीर साहब, उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भी तो एक पेज पे होना चाहिए, तमाम उलमाए कराम को पहले आपस में इत्तेफाक पैदा करना होगा, वरना तो इसी तरह से दबाव के तहत हुकूमत फैसले देती रहेगी। नहीं, उलमा कराम को करना पड़ेगा। उलमा कराम सिर्फ मौलाना फजल रहमान है क्या? और मौलाना फजल रहमान भी एक खास वक्त में फिक्र की नुमाइंदगी करते हैं, वैसे असूली तौर पर अगर देखा जाए तो। लेकिन इस वक्त तो हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया मौलाना साहब ने, और लगता यही है कि मौलाना साहब जो चाहेंगे वो फ्यूचर में भी करवा सकते हैं, वो इतनी ताकत और सकत रखते हैं। ये सब सियासत की ज़बान है। मैं दीनी तालीम की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में दीनी तालीम का मयार क्या था। मैंने आपको फ्रेंच वाल का जिक्र किया है।
मैंने आपको शाह वलीउल्लाह का जिक्र किया, मैंने उन मुदर्रिसों का जिक्र किया जिनके नाम से कामता था अंग्रेज भी, और जिनकी तालीम यानी एक एक आदमी बैठा हुआ उसमें बहस ही नहीं होती थी कि आप कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। तो मीर साहब अब लगता ये है कि जो एक्ट पास करवाया गया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये आर्जी भी हो सकता है, इसके बाद अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं, ये सिर्फ मौलाना साहब को इस वक्त राजी करने के लिए किया गया है, इसमें बहुत सारे अभी दाव पेच और बाकी हैं जिनके ऊपर गौर व होना बाकी है? आप कह रहे हैं ये आर्जी भी हो सकता है कुछ अर्से बाद, 4 साल के बाद। फिर आपने मसले को हल नहीं किया है, मसले को कॉम्प्लिकेट किया, मसले को रखा दिया है, अच्छा, मसले को टाल दिया है। अच्छा हाफिज साहब, जिस तरह से मीर साहब कह रहे हैं कि मसले को सिर्फ टाला गया है सियासी दबाव के तहत, और उलमाए कराम की अगर बात होती है तो सिर्फ मौलाना फजल रहमान तर्जुमानी नहीं करते, तो आप एग्री करेंगे ये जो मामला है अभी इसके अंदर इख्तिलाफात रहेंगे आने वाले वक्त में? उनको मुश्किल बना डालेगा, उनको मुश्किल। जी देखिए, ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर आप खुद भी माशाल्लाह अकलमंद आदमी है, मुझे बताइए 10 ज्यादा होते हैं, 12 ज्यादा होते हैं या 3 ज्यादा होते हैं, मुझे आप ये बता दीजिए। यानी अगर एक 15 बोर्ड है मुल्क के अंदर और उसके अंदर 11 या 12 बोर्ड एक तरफ है और 3 एक तरफ है, तो भाई अक्सरियत किधर हुई, नुमाइंदगी किसके पास है? अब अगर मौलाना साहब की सियासी जमात पार्लियामेंट में मौजूद है और उनके पास वहाँ 4 या 5 सीटें हैं, तो इससे ये तो नहीं आता कि बाकी मदारिस जो है वो खत्म हो गए, बाकी दीनी जमातें खत्म हो गई। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उलमा कौंसिल इन सब जमातों से बड़ी जमात है। अगर निज़ाम तालीम में देखें तो मिनहाजुल कुरान का निज़ाम तालीम देखें, मौलाना तैयब पंजगीरी का निज़ाम तालीम देखें, जामियातुल रशीद देखें, दावत इस्लामी का देखें, इस तरह बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं। तो और 18,600 मदारिस तो आप रिकॉर्ड है। अब जब ये सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होगी, पहली बात है ये तो इस्लामाबाद तक होगी, उसके बाद क्या होता है कि भाई मुझे क्या करती है, ये एक लंबा निजाम है, खुदा का वास्ता है बाकियों की गलती न करें। हम मौलाना साहब का बहुत एहतराम करते हैं, मौलाना साहब बड़ी शख्सियत है, लेकिन बाकियों पे वो नफी कर रहा है। बिल्कुल दुरुस्त, और इस मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मौजूद थे, हमारे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद थे, और जैसे थे कि ये मामला जो ये सियासी मामला नहीं है, ज़ाहिर है मदारिस का मामला जो है उससे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका तालीम का निज़ाम जुड़ा हुआ है, तो सियासी रंग नहीं देना चाहिए इस मामले को। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और बात हो जाए कुछ टेस्ट मैच की। पहला टेस्ट मैच था, सनसनीखेज मुकाबला हुआ। जनूबी अफ्रीका ने पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को कोशिश तो की है कि दोनों तरफ से कि जीत अपने नाम की जाए, लेकिन फाइनली किसी एक टीम ने जीतना था और वो जीत हुई है जनूबी अफ्रीका के नाम। बिल्कुल जी, प्रोटी सेंचुरियन टेस्ट में 2 विकेटों से कामयाब ठहरी है और फतह के बाद मेजबान टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बना ली है। जी हाँ। तो तमाम तर जो खेल रहा वो कैसा रहा, किसने कैसा परफॉर्म किया, उसके ऊपर एक पैकेज बनाया गया, पहले वो देखते हैं, फिर पैकेज से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और फिर इस पर तफसील से बात भी करते हैं और रिपोर्ट भी दिखाते हैं क्या हुआ कल। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट अवार्ड्स 2024 के लिए भारत के अर्शदीप सिंह को नामजद किया गया है, और जबकि जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा भी अवार्ड के लिए नामजद किए गए हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बाबर आजम को भी आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड हैं, वो भी अवार्ड के लिए नामजद हो गए हैं, और आईसीसी के मुताबिक जिम्बाब्वे के क्रिकेटर सिकंदर रजा ने 573 जो है 24 मैचेस के अंदर, जहाँ 573 रन बनाए हैं 24 मैचेस में, और इसी तरह से 24 विकेटें भी उन्होंने हासिल की हैं। भारतीय क्रिकेटर हैं अर्शदीप सिंह, इन्होंने 18 मैचेस में 36 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने 24 मैचेस में 738 रन स्कोर किए, और ऑस्ट्रेलियाई ट्रेविस हेड ने 15 मैचेस में 539 रन बनाए हैं। तो ये वो सारी नामजदगियाँ हैं। मुकाबला सख्त होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि बाबर आजम मैदान मारेंगे अपनी कैटेगरी के अंदर। और इसी तरह से और आईसीसी की जानिब से वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का भी ऐलान किया गया है। श्रीलंका की चुमारी आईसीसी वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद की गई हैं, तो जबकि न्यूजीलैंड की मेलिकर, साउथ अफ्रीका की लावरा, आयरलैंड की भी ऑर्ला प्रेंडगास्ट में भी नामजद की गई हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद इसमें अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल, और साइम अयूब भी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए साइम अयूब
ताल्लुक का नाम और उन्हें नामजद किया गया अवार्ड के लिए। पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज हैं साइम अयूब और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए उन्हें नामजद किया गया है। बाएं हाथ से खेलने वाले बल्लेबाज हैं और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है साइम अयूब ने। छोटी सी उम्र है और इस छोटी सी उम्र में काम वो बड़े बड़े कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से वो जम के खेलते रहे, अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और मेहनत की जो कि वो कर रहे हैं ना, तो फिर यकीनी तौर पे ना सिर्फ वो अवार्ड ले सकते हैं बल्कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ पूरी दुनिया में अपना नाम भी बना सकते हैं। अब ज़रा नाज़रीन बात कर लेते हैं वो जो जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच था। जनूबी अफ्रीका ने, हमने आपको बताया कि पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को कोशिश के बावजूद जीतने नहीं दिया। प्रोटीज सेंचुरियन टेस्ट में 2 विकेटों से कामयाब हो गए। बिल्कुल जी, और फतह के बाद मेज़बान टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बना ली है। और कैसा रहा खेल, इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई, पहले वो देखते फिर उसके ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, इसी पर बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मीर साहब क्या कहेंगे? कोशिश तो खूब की है शाहीनों ने, लेकिन अगर 148 से ज़्यादा टारगेट होता तो शायद हमारे लिए आसान हो जाता। क्या कहेंगे? देखें, ये मैच बड़ा टफ है। इसको हम क्यों कहते हैं टेस्ट क्रिकेट? क्योंकि ये आपके टेस्ट ऑफ नर्व्स है, टेस्ट ऑफ टेम्परामेंट एंड टेस्ट ऑफ अडेप्टेशन जो आपकी विकेट्स होती है। यहाँ मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, हार गए हैं, लेकिन ये मैच बनाया है अब्बास ने। उसकी जो 6 विकेटें थी, आई थिंक दैट टर्न द टिल्ट और पाकिस्तान एक फेवरेबल कंडीशन में आया। बड़े लोगों के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स होंगे। मेरे नजर के अंदर ये जो लंच बीच में आ गया, वो रिदम टूट गया। वो जो अब्बास का रिदम बना हुआ था, वो रिदम टूट गया और लंच के बाद वो उस रिदम में नहीं आए जितना आना चाहिए थे। हालांकि 3-4 गेंद ऐसे थे कि जो कि मिस हो गए। अगर वो स्निक लग जाती तो आउट हो जाता। कैचेस भी ड्रॉप हुए कुछ। सो ये सब पार्ट एंड पार्सल है क्रिकेट का। लेकिन अगर यहाँ हमने बैठ के तनकीद करना, लीजिए पाकिस्तान का ये हुआ, कप्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा खेले, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह भी आपने कहा, लक थोड़ी सी हमारे साथ नहीं थी, बट कॉन्टेस्ट बड़ा जबरदस्त था। अक्सर यही होता है, लक हमारी काम नहीं करती, लेकिन साथ साथ बल्लेबाजों के साथ अगर मैदान में उतरे थे हम, तो 148 रन का हदफ आपको नहीं लगता कि बहुत कम था? चेस करना बड़ा आसान था दूसरी टीम के लिए? बिल्कुल सही कह रही हो आप, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो चेस कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने कहा कि ये जो 6 अब्बास विकेट्स बीच में ले गए, इसने मैच बना दिया ना जी। लेकिन इस मैच को हम अगर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो उसको हम कैश नहीं कर सके। ये सारी चीज है इसके अंदर। बॉलिंग अच्छी हुई है, सब ने अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, बीच में आप कह लो कि इधर उधर वो 1s and 2s and 3s इसको रोकना चाहिए था। इसमें हम थोड़े कंप्लेसेंट थे जब 32 रन रह गए थे। लेकिन साथ साथ यहाँ जो चीज होती है कि ये वो जो कोचेस बैठे हैं, दोनों बॉलिंग बैटिंग और कोचेस, उनके मुंह इस तरह है कि जिस तरह पता नहीं कोई शिप डूब गया। और भाई तुम जाके थोड़ा सा ओवर के बाद जाके किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे दो, कुछ इस तरह की बात करो, ये होती है फाइनल। वैसे तो आप तनकीद को बुरा समझते हैं, आप पाकिस्तानी टीम के ऊपर तो तनकीद करना वैसे गुनाह समझते हैं, लेकिन अगर हम तनकीद इस्लाह के लिए कर लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि कहां पर लूप होल्स थे जहां पर हमें मेहनत करने की जरूरत थी और फिर हमारे बल्लेबाज क्यों नहीं चल पाए? स्ट्रेटेजी समझ नहीं आई या फिर हमें पिच समझ नहीं आई सेंचुरियन की? इन्होंने इररिस्पांसिबल शॉट्स खेली हैं, शॉट सिलेक्शन पुअर थी, और बेसिकली ये इसी चीज को आप कह सकते हो कि इसको उन्होंने ठीक करना है अगले टेस्ट मैच के अंदर। शॉट सिलेक्शन टेस्ट मैच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लड़के अभी T20 और वनडे खेल के आए हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने उसी तरह खेलना है ना। यहाँ आपने विकेट पे रहना है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्टेइंग ऑन द विकेट। तो जब आप विकेट पर नहीं ठहरोगे तो रन आप कैसे करोगे? आपके पास 5 दिन पड़े हैं यार, तो 5 दिन के अंदर आप ये क्या सेम स्क्वाड के साथ जाना चाहिए मीर साहब अगले टेस्ट में? और आपके ख्याल में किसी स्पिनर को खिलाने की तो जरूरत नहीं है जो कंडीशंस देखी जा रही हैं? नहीं जी, देखो ट्रांसवैल की विकेट है, मैं यहाँ खेला हुआ हूँ, ये सीमर यहाँ गेंद सीम करता है, और जब गेंद सीम करता है तो हमारे बॉलर्स ठीक थे यहाँ, दे बोल्ड वेल, और उनके भी साउथ अफ्रीका भी आप देख लो, उन्होंने भी उसके किस तरह उनकी बॉलिंग थी वो। सो स्पिनर की यहाँ गुंजाइश नहीं थी इधर। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे पास एक रिस्ट स्पिनर होता जो कि तेज करता है, जिस तरह वो साउथ अफ्रीका में हमारा लड़का एक चला गया इमरान ताहिर, ऐसा कोई बॉलर होता या शायद अफरीदी जैसा होता तो दैट माइट हैव वर्कड। बट ये सीमर की विकेट थी और इस पे हमें इसको
ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि अब्बास ने किया। इसी टीम के साथ मैं जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 2 विकेट के साथ लड़कों को डिस्करेज करना है, फिर आप चेंज कर दो। नो, ठीक। ये तो पहले आपने देखना है कि अगली विकेट कैसे खेल रही है, उसकी उसकी वो पिच कैसे बनाई है, स्लो है, ठीक है। दूसरे दिन टूटेगी, लंच के बाद टूटेगी या मेंटेन रखेगी। अच्छा, ये तो अब उनके जो टॉस जीतने selectors की हैं वो सूरत में, मीर साहब, टॉस जीतने की सूरत में क्या फैसला होना चाहिए और आपके ख्याल में कितना स्कोर बोर्ड पे स्कोर जोड़ना चाहिए एक अच्छा मुकाबला होने के लिए? अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये मेरा ख्याल जब से मैं पैदा हुआ हूं उस वक्त से हो रहा है ये सवाल। टॉस, देखो जी, टॉस जो है, अगर आप कहते हो कि एक टॉस के बेसिस के ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, ये गलत है। जब आप पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, आपको अडेप्टेशन और अडॉप्शन की ज्यादा स्ट्रैटेजी पे जोर देना चाहिए। ठीक। अगर आप एक निकाल नहीं यार, ये सुबह जरा हेवी एटमॉस्फेयर है, या गेंद फिरेगा, ये करेगा, उसके बाद धूप निकलेगी तो फिर विकेट ड्राई आउट हो जाएगी, ये चीजें चलती हैं। टेस्ट क्रिकेट का नाम ही यही है, टू प्ले अंडर ऑल कंडीशंस, इसी को हम टेस्ट क्रिकेट कहते हैं, और ये आपका टेस्टिंग टाइम होता है। पीजे तो साहब, ये हम हमेशा बिल्कुल सही बात कहा। करते हैं अडाप्ट करने की, कि हमें वहाँ की सिचुएशन को समझना होगा, हमें उस चीज़ को फ़ौरन अपने अंदर उतारना होगा कि भाई इस वक्त सिचुएशन ये है, मॉइस्चर है, पिच कैसी है, क्या नहीं है, हमें किस तरह से खेलना पड़ेगा। तो क्या हमारे खिलाड़ी अंडरस्टैंडिंग में इतने फेल हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें किस तरह से परफॉर्म करना है, किस प्लेयर को किस तरह से खेलना है, बॉलिंग किस तरह की करवानी है या बैटिंग किस तरह की करनी है? इतने भी नए खिलाड़ी नहीं है हमारे। बिल्कुल, इस चीज पे काम करना है, हमने इसी चीज पे काम करना है जो अभी आपने एक पॉइंट रेस किया है। अपने टेम्परामेंट को ठीक करना है, अपनी एटीट्यूड्स को ठीक करना है, और बेसिकली आपने, वो क्रिकेट की टर्म है, वी के अंदर खेलो पहले। अगर आप जाके अक्रॉस द लाइन खेलना शुरू कर दो या इस तरह की चीजें कर दो, तो इस तरह क्रिकेट नहीं होती। वो एक इंडियन प्लेयर था, उसका नाम भूल रहा हूं अभी, सुनील गावस्कर ने बिल्कुल उसको ऐसा, मैं समझता हूँ, तनकीद का निशाना बनाया, जो कि मैंने आज तक कमेंट्री के अंदर कहीं नहीं सुना। गलत खेलोगे, आपका हाल ये होगा। आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और टेस्ट क्रिकेट की शॉट्स खेलो, वनडे की और होती है, T20 की और होती है। तो इसके अंदर जो आपने अभी सवाल किया है, इसके अंदर हमने देखना है क्या उनके टेम्परामेंट्स को हम आगे बेहतर बनाएं या नहीं बनाएं। अगर आपको याद हो, आज हम साइम की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इधर पाकिस्तान में तनकीद होगी, नहीं जी इसको वापस बुलाओ, ये तो बिल्कुल फारिग है, ये है, उसने रन्स करा के दिखा दिए। अब वो कहते हैं जी इससे अच्छा बैट्समैन कोई नहीं है। हमें थोड़ा सब्र दिखाना है, लड़कों पे कॉन्फिडेंस देना है। जब तक ये नहीं देंगे, लड़का आगे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं आगे चलेगा। हमने इनकरेज करना है, तनकीद बराए तामीर करनी है, तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी हमने। दुरुस्त। और वैसे भी आप तो बड़ा गलत समझते हैं पाकिस्तानी टीम पर तनकीद करना। आपकी तो वैसे भी मोहब्बत जो पाकिस्तानी टीम के साथ इस तरह से जुड़ी है, नहीं, वो परफॉर्म करें या ना करें, आप कहते हैं इन पे तनकीद मत करो, इन्हें मौका दो। नहीं, मैं बहुत तनकीद करता हूँ, खुदा की कसम बहुत तनकीद करता हूँ। क्योंकि मैंने तनकीद करनी है उनकी इस्लाह के लिए, उनको बेहतरी के लिए। तनकीद को मजा नहीं आता किसी को कोई तनकीद करना, आप इसको ठीक कराने के लिए करते हो। हम भी चाहते हैं कि सबकी परफॉर्मेंस ठीक हो, लेकिन बाबर आजम से मुतल्लिक क्या कहेंगे? उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, तनकीद भी बहुत होती है उन पर एक धड़े की तरफ से, लेकिन फिर भी उन्हें मौका तो दिया जा रहा है, कप्तानी का बोझ भी उनके कंधों पर नहीं है अब। तो क्या समझते हैं कि परफॉर्म अब ना करने की क्या वजह है? आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाता है। बड़े बड़े प्लेयर्स मैंने देखे हैं जो कि इन फॉर्म आके आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। हर मैच में 100 किसी ने करना नहीं है। वो गैरी सोबर्स हमेशा, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा आपको किस किस्म का प्लेयर पसंद है? कहता है मुझे वो प्लेयर पसंद है जो मुझे 40-50 हर इनिंग्स में दे दे, रादर के 100 दे दे तीन मैचेस के बाद या 4। कहता है आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, आई वांट अ प्लेयर जिसके अंदर कंसिस्टेंसी हो। तो 40-50 अगर हर बंदा इस तरह देता रहे तो आपका टीम का स्कोर तो बहुत जबरदस्त होगा। तो बाबर को चाहिए अपने आप को अप्लाई करे, या मैं कहूंगा कि अगर खैर अब तो टेस्ट मैच आगे आ रहा है, लेकिन उसके बाद एक ब्रेक ले, बीच में थोड़ी सी ब्रेक लेके फिर वापस आए। बाबर इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर जो कि दुनिया के अंदर माना जाता है। वो जब ब्रेक ली जाती है फिर मीर साहब ये इतराज होता है कि आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, इनकी प्रैक्टिस नहीं रही और इन्हें बिठाया गया ज़्यादा देर तक। जब ज़्यादा खिलाते हैं तो फिर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको रेस्ट नहीं मिल रहा होता। तो फिर इसका क्या बेहतरीन हल क्या है? आप एक रोटेशन में खिलाएं लड़कों को। बिल्कुल सही आपने कहा, ज्यादा खेलोगे स्टेल हो जाओगे आप बिल्कुल वो इंटरेस्ट चला जाता है, वो किलिंग, वो जो अंदर आपके अंदर स्पिरिट होती है वो चली जाती है। इसके अंदर आप जो भी प्लेयर आए, भाई 4 मैचेस तुमने खेलने, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करो, नेट्स में रेगुलर रहो, एंड तुम कभी भी आ सकते हो।
बट गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। इस तरह आप लड़कों को कहोगे, लड़कों के दिल और बढ़ेंगे, देन इट बिकम्स अ टीम। हमारे पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये रहा है कि मैं भी जब खेला हूं, मैं पता नहीं अंदर होऊंगा या बाहर होऊंगा, वो टीम से एक घंटा पहले टीम अनाउंस होती है, टीम को एक दिन पहले अनाउंस करो, आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हो, एंड दैट इज हाउ यू प्ले। हमारे अंदर वो नहीं है, हमारे अंदर है lastminute.com। इसको अगर हम बेहतर बना लें, आई थिंक विल डू वेरी वेल। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया आपके जमीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से बता रहे हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, मौका दें और मज़ीद उनको खुलकर खेलने का एक मार्जिन देना चाहिए और उनके ऊपर तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह अगर की जाए तो वो दुरुस्त रहती है, उससे प्लेयर्स में मज़ीद निखार पैदा होता है और टीम वर्क की ज़रूरत है। और जो परफॉर्मेंस थी हमारे खिलाड़ियों, खासतौर पर मोहम्मद अब्बास ने जिस तरह से 6 खिलाड़ियों को आउट किया, तो पोटेंशियल है, स्ट्रैटेजी भी ठीक जा रही है और जिस तरह से फाइट करके मुकाबला किया, उस पर जो शायकीन है वो काफ़ी मुतमईन है कि कम अज़ कम आपने मुकाबला खूब किया है। ब्रेक लेते नाज़रीन, और ब्रेक के बाद बहुत से अहम इश्यूज़ हैं जिस पर बात होगी। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। आपके इल्म में है नया साल आ रहा है, नई खुशियाँ भी होंगी, लेकिन रवां साल नौ पर शोबी शख्सियात के पैगामात भी आएंगे और इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया जाएगा। सब कुछ बदल रहा है, नया साल भी आ रहा है, लेकिन अगर नहीं बदल रही तो गज़ा की सूरत हाल नहीं बदल रही। आज भी गज़ा में वही सूरत हाल है। जब 2024 का आगाज़ हुआ था तब भी गज़ा की सूरत हाल पर तमाम लोग गमनाक थे। गुज़श्ता नए साल की आमद के साथ जब पाकिस्तान के मकबूल सितारे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मद्दाहों को मुख्तलिफ पैगामात दिए थे। कई अदाकारों ने बिलखसूस गज़ा और फ़लस्तीन के जो बच्चे हैं उनके लिए दुआएँ की थी और कहा था कि ये जंग बंदी जल्द से जल्द होनी चाहिए। और 2024 गुजर गया, 2025 का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन सूरत हाल फिर वही है, वही अदाकार गुजर चुका है शाल, और 75,000 से ज़्यादा लोग अब भी ख़तरे के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि जो आखिरी अस्पताल था, आखिरी उम्मीद थी, वो भी अब बंद कर दिया गया है। और 50,000 से ज़ायद मासूम ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, किसी को नहीं छोड़ा गया और इसी तरह से हम लग रहा है कि यही साल भी इसी तरह से गुजर जाएगा। और जो हमारे कुछ अदाकार हैं जैसे सजल अली हैं, मावरा हुसैन हैं, तलहा हैं, मीरब हैं, इन सब ने ख़ुसूसी दुआएं की हैं, पैगामात दिए हैं कि 2024 में भी इन्होंने पैगामात दिए थे, दुआएं की थी कि उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि जल्द से जल्द जो गज़ा के बच्चे हैं उनकी सुनवाई हो, अल्लाह ताला उन पर रहम करे और जंग बंदी जो है वो हो सके। ये तमाम तर सूरत हाल जो अभी भी जूं की तूं है। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा बकाई साहिबा, माहिर आलमी अमूर हैं, उन्हें वेलकम टू शो कहेंगे। हुमा साहिबा, एक साल गुजर गया लेकिन किसी के कानों कान किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी के कान पर जूं नहीं रिंग रही कि एटलीस्ट वहाँ पर जंग बंदी हो सके। 75,000 के करीब अभी भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनको आखिरी अस्पताल जो मौजूद था उसको भी खाली करवाते हुए उन्हें वहाँ से शिफ्ट करवा दिया गया है। उनके पास कोई ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, सेहत की सहूलियात उन्हें दस्तियाब नहीं है। क्या कहेंगी इसके ऊपर? कहने को बचा ही नहीं है जी। जैसे आपने कहा, ऐसा लगता है कि जो दुनियावी खुदा है उन्होंने इस तौर टेक ओवर किया है कि सिर्फ ताकतवर की चलेगी और अब सूरत हाल इतनी मखदूश है। आई एम सॉरी जी, जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो अब जब रेड करते हैं, लैंड इन्वेजन करते हैं, तो वो औरतों और बच्चों के साथ ज्यादती भी करते हैं। उनका लिबास उतरवाते हैं गन पॉइंट पर और अगर वो रेजिस्ट करें तो फिर फिजिकल असॉल्ट होता है। तो समझे जो जंगी रूल या असूल है, कोई रूल ऑफ द बुक तो रहा ही नहीं है। और ऐसा लगता है कि चीजें हैं जो इजराइल हासिल करना चाहता है। पहला ये है कि वो ट्रम्प के टेक ओवर से इजराइल के एक बफर जोन्स क्रिएट करना चाहता है और पैलेस्टीनियंस को या उस पूरी आर्क ऑफ रेजिस्टेंस को तबाह करना चाहता है जो इजराइल के लिए थोड़ी मुश्किल क्रिएट करती थी। आपको पता है लेबनान में भी सीज फायर हुआ और कुछ दिनों में ही वो भी कोलैप्स कर गया। अच्छा, जब हुटीज ने उन्हें अटैक किया थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस। अच्छा हुमा बकाई साहब, जिस तरह से हमने देखा है कि मुसलसल मजालिम में इजाफा ही हुआ है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की आवाज़ हो, अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स हों, या पूरी दुनिया के अंदर होने वाले एहतजाज हों, उनके बायस तो ये सिलसिला नहीं रुका। तो अब ये सिलसिला कब रुकेगा और कैसे रुकेगा? मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा लग रहा है कि इजराइल जो है वो दो अहदाफ हासिल करना चाहता है। पहला ये कि वो मैक्सिमम डैमेज कर आर्क ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म कर दे और बफर जोन क्रिएट कर ले
इसराइल के इर्द गिर्द, और वो ये सब कुछ बहुत तेजी से ट्रम्प की ताकत ऑफिस में आने से पहले करना चाहता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ट्रम्प उन्हें पुष्पनाई नहीं देंगे या वो प्रो इसराइल नहीं है, लेकिन इस वक्त अमेरिका के लिए ये बहुत मुश्किल बन गया है। लोग कहते हैं कि बाइडेन इलेक्शन हारे इसलिए कि ये मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा था वो उसको किसी तौर कंट्रोल नहीं कर पाए। मेरा जाती ख्याल ये है कि जब तक ट्रम्प नहीं पावर लेते ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा। गेट वेल सून। आपकी तबीयत जो है कुछ नासाज है, अपना ख्याल रखिएगा। हम इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं, मंजरनामा तब्दील हो रहा है, साल पे साल बदल रहा है, लेकिन सूरत हाल जो की तू है। और इस वक्त अमेरिका जो कि सुपर पावर है वो सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब अमेरिका इस तरह से सपोर्ट करेगा तो फिर फ़लस्तीन जो है वो कहाँ तक मुकाबला कर पाएगा। और फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि ग़िज़ाई किल्लत भी है और फिर जो सेहत की सहूलियात थी उनका फुकदान भी हो चुका है। ज़रूरियात हैं, मेडिसिन है, अब वो पहुंचाने से भी इनकारी है इजराइल और उनकी सहूनी फोर्सेस जो हैं। और अब लगता यही है कि वो जो बात हुमा बकाई साहबा कर रही हैं कि बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद हालात में बेहतरी आ जाए, क्योंकि कैंपेन्स चलाते वक्त, वोट हासिल करते वक्त उन्होंने बहुत से बड़े बड़े वादे किए हैं, यकीन दहानियाँ करवाई हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, अरब कम्युनिटी को। उन्होंने यकीन दिलाया कि शायद उनके आने के बाद ये सिलसिला थम जाएगा, इंसाफ मुयस्सर आ सकेगा फ़लस्तीनियों को। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोशिश ये हो रही है कि उनके आने से पहले ही नस्ल कुशी के सिलसिले को तेज़ किया जाए और मलिया मेट कर दिया जाए। रही सही जो कसर है उसकी वजह जुनेद ये भी है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम उम्मा बटी हुई है, इंतशार का शिकार है और इस वक्त कोई भी एक ज़बान होकर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। और अगर तमाम मुस्लिम उम्मा, तमाम मुस्लिम ममालिक अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो शायद गज़ा की जो इस वक्त बर्बरियत गज़ा में जारी है, जो इस वक्त सूरत हाल गज़ा को दरपेश है, उसमें कोई रिलीफ मिल सकेगी गज़ा को। और हम लोग ये उम्मीद ही जाहिर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और शायर ने क्या खूब कहा है, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़र में खा गई आसमां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। 2024 में नाज़रीन रेडियो, थिएटर, टीवी और फिल्मों के आलमी शोहरत याफ्ता फनकार मद्दाहों को तन्हा छोड़कर अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत से लोग रुखसत हुए शोबिस दुनिया से भी, और ये सब एक से बढ़कर एक फ़नकार थे। आबिद कश्मीरी मज़ाहिया अदाकार, यौम वफ़ात है इनका 11 अक्टूबर 2024। आपके इल्म में है बहुत सी मज़ाहिया जो किरदार हैं उन्होंने निभाए हैं और एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी इनकी। एक लाहौर टिपिकल जो लाहौरी स्टाइल है ना उनका, गले में मफलर होना और रेशमी कलर के कुर्ता शलवार पहनना, ये इनका स्टाइल था। खालिद भट्ट हैं मारूफ अदाकार जिनका यौम वफ़ात भी 11 जनवरी 2024 और वो भी 2024 में इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए। और इनका किरदार भी बड़ा मज़े का था। आप जिस भी इनको जगह पर देखते थे अदाकारी करते हुए, बड़े खूबसूरत इनका अंदाज था। पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मंजे हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो हैं उनका भी तज़किरा करेंगे खालिद भट्ट के बाद, जो कि थे राशिद डार। 15 मार्च को दुनिया से कूच कर गए और ज़बरदस्त लाजवाल इन्होंने प्रोड्यूस किए ड्रामे पाकिस्तानी शायकीन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। इसी तरह से अगर दीगर किरदारों की बात की जाए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके इल्म में है सरदार कमाल, उनकी बात कर लेते हैं। मज़ाहिया अदाकार थे, उनका भी जो उनकी डेथ जो है दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और बड़े अच्छा अंदाज था उनका, जिस तरह से वो कॉमेडियन, क्योंकि उनका एक एक जो लफ्ज़ होता है वो भी दिल में उतर जाता है और फिर वो सालों तक याद रखा जाता है। इसी तरह से तलत हुसैन भी हैं, उनका जिक्र करेंगे। 26 मई को 83 वर्ष की उम्र में कराची में उनका इंतकाल हुआ। बहुत से ज़बरदस्त किरदार उन्होंने निभाए हैं। ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने राज किया है, मूवीज़ के अंदर भी काम किया, लेकिन उनके बहुत से ऐसे किरदार थे जो कि आज भी लोगों को याद हैं। इसी तरह से मारूफ गुलकारा हानिया असलम, वो भी दिल के दौरे के बायस इंतकाल कर गई थी और उनके चाहने वाले भी उदास हैं। 2024 का साल जिस तरह से बहुत सी खुशियां लेकर आया, बहुत से शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों के घर बच्चों की पैदाइश हुई, इस तरह से ये वो सितारे हैं, लोग हमें छोड़कर भी चले गए, मुरझा गए और इस दुनिया से कूच कर गए हैं, अपने फैंस को उदास छोड़ गए हैं। फिल्मों के नामवर हदायतकार इल्ताफ़ हुसैन की अगर बात करें तो उनका भी इंतकाल 16 सितंबर 2024 को हुआ। लाहौर में पैदा हुए थे इल्ताफ़ हुसैन और इनकी बहुत ही लाजवाल इन्होंने ड्रामे और प्रोड्यूस किए। इनकी हिदायतकारी में जो बनने वाले ड्रामा थे वो बहुत ही लाजवाल थे। मूवीज़ बहुत सी जो कि
जिस वक्त उरूज था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, उसको सहारा दिया इन्होंने, और इनके जाने के बाद एक लंबा जो गैप है, जो खला है, वो पैदा हुआ है। उसके बाद जी मकबूल अदाकार हैं मजहर अली, उनकी बात कर लेते हैं। उनका इंतकाल भी 8 अक्टूबर को अमेरिका की रियासत में वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे। और मजहर अली, उनकी अदाकारी को भी हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरह से उन्होंने भी बहुत सारे ड्रामाज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। यौम वफ़ात उनका 8 अक्टूबर 2024 रहा। और इसी तरह से अल्ताफ हुसैन उर्फ ताफू, म्यूज़िक डायरेक्टर, यौम वफ़ात है इनका 26 अक्टूबर 2024। और मैडम नूर जहाँ हों या दीगर बड़े बड़े नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, उन तमाम गानों को डायरेक्ट करने का एजाज़ हासिल है अल्ताफ हुसैन उर्फ ताफू को। और ये जो हमसे पिछली जनरेशन है बुनियादी तौर पे, ये शनासा चेहरे हैं उनके लिए। फुरकान हैदर मकबूल हैं जी, ये भी हिदायतकार थे। यौम वफ़ात इनका 10 नवंबर 2024 है। ये भी 2024 में दुनिया को छोड़कर चले गए। और इनकी हिदायतकारी में भी बहुत सारी ड्रामे और बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो डायरेक्ट हुई हैं, बनाई गई हैं। और इसी तरह के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और आखिर में जिक्र करेंगे जाकिर हुसैन का। आपके इल्म में है तबले की दुनिया में एक बड़ा नाम, सरहद पार से भारत से इनका ताल्लुक़ था। उस्ताद जाकिर हुसैन मकबूल मौसीकार, और 15 दिसंबर को ये भी वफ़ात पा गए हैं। एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी पाकिस्तान में, भारत में, और इसी तरह से ये वो तमाम सितारे हैं जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है शोबिस की दुनिया में, फ़िल्म इंडस्ट्री में, और ड्रामा, टेलीविज़न में, हिदायतकारी हो, एक्टिंग हो, म्यूज़िक हो, ये सारी इनकी काविशें हैं। एक लंबे अरसे तक, कई दहाइयों तक इन्होंने अपने फैंस को, अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को एंटरटेन किया है। और 2024 में अपनी इनिंग मुकम्मल करने के बाद वो इस जहान फ़ानी से दुनिया से कूच कर गए हैं। तो हमारी तरफ से ये तो कुदरत का निज़ाम है कि जो आता है उसे जाना भी है। लेकिन जो लोग नामवर लोग हैं, जिनको हम देखते और सुनते हैं, जब उनका चला जाना जो है वो एक खलासा पैदा कर जाता है। तो आज हमने उन लोगों को याद किया जो कि 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ चीन की। चीन का तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है बनाने का मंसूबा सामने आया है। और दूसरे ममालिक काम करें, लेकिन शुक्र है कि हम इस बारे में कुछ सोचते भी नहीं है। काम तो करना बहुत दूर की बात है। चीन ने तिब्बत के मशरक़ी किनारे पर दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर की मंजूरी दे दी है। और इस मंसूबे से भारत, बांग्लादेश के लाखों अफराद मुतासर होने का खदशा है। चीन की पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प के 2020 में दिए गए तखमीने के हवाले से बताया गया कि डैम यालिंग सांगपो दरिया के नशेबी हिस्से में तामीर किया जाएगा। और इसमें सालाना की बुनियादों पर 300 अरब किलोवाट फी घंटा के WH की बिजली पैदा करने की सलाहियत होगी, जो कि यकीनी तौर पे खुशाइंद है। और भारत तो वावेला करेगा ही, क्योंकि चीन के साथ उन्हें हमेशा से मसला होता है। और इस इशू पे जिस पे उन्हें बराह रास्त मुतासर होने का खदशा है, इस पे तो एतराज़ करेंगे। लेकिन हमें भी सीखने की ज़रूरत है। हमें बिल्कुल, हमारे यहाँ भी डैम बनाने की बहुत ज़रूरत है। हम हमेशा सैलाब की जद में आ जाते हैं। अगर हमारे मुल्क में भी डैम बनाए जाएंगे तो हम उससे बच सकते हैं, और फिर हम बिजली जो है वो खुद से पैदा कर सकते हैं। हम यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, और ब्रेक के बाद बात होगी उस दायमी मसले की जो कि बुजुर्ग को दरपेश होता है सर्दियों के मौसम में, खास तौर पे वो है जोड़ों का दर्द। तो उससे छुटकारा कैसे मुमकिन है, इस पर बात होगी इस ब्रेक में। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है और आप ये गौर से सुनिएगा, क्योंकि सर्दियों में बेशतर लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं। स्पेशली हमारे पेरेंट्स जो हैं, जब वो एक उम्र हो जाती है उनकी, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको जोड़ों के दर्दों का शिकार वो हो जाते हैं। उनसे उठकर चला फिरा नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, नमाज अदा नहीं की जाती है। तो उनके लिए आज इस मसले का हल ढूंढने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मद्दू किया है। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हैं, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये हमारे हर घर का अलमिया है कि पेरेंट्स जो हैं, पता नहीं किन वजूहात की बिना पर जब वो एक ख़ास उम्र तक पहुंचते हैं तो उनको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। वो पहले तो वजूहात के ऊपर, ताकि जो आने वाली नस्ल है वो इससे बच सके, और फिर इसको कंट्रोल किस तरह से किया इसका? देखिए, इसमें जो बुज़ुर्गों की तो एक तो एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर है, वो होती रहती है, जिससे जोड़ों की दर्दें शुरू हो सकती हैं। प्लस एज के साथ हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। जितनी एक्टिविटी कम होगी उतने दर्द के चांसेस ज़्यादा होंगे। प्लस कई लोगों का वेट ज़्यादा हो जाता है,
उससे भी जोड़ों की दर्दें बढ़ जाती हैं। और फिर आखिर में जो डायबिटीज़ है, शुगर है, इससे भी जोड़ों के दर्दों में इजाफा हो जाता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मिल के इजाफा करते हैं जोड़ों के दर्द में। ठीक है, और ये क्या कुछ ऐसी हमारी गलतियां भी हैं जवानी में, जिस तरह शालवी कह रही हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल, खुराक, फिर ये है कि हम धूप भी डायरेक्ट नहीं लेते, हमारी यही आदत है, बहुत सी कमियां कोताहियां होती हैं, तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके बायस हम ओवरकम कर सकते हैं आफ्टर 50, आफ्टर 40 इन मसाइल से? बहुत सारी चीज़ें तो माशाल्लाह आपने खुद बता दी जी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वाइटल फैक्टर है दैट इज़ एक्सरसाइज। बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ वॉक कर लें तो वो भी उनके जोड़ों के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए बेहतरीन चीज़ है। नंबर 2, वेल हाइड्रेटेड, पानी पीते रहें। पानी सिर्फ आपकी स्किन के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे जोड़ों के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा। तो पानी पीते रहेंगे, जोड़ों की दर्दें भी कम होंगी, उससे उनकी मूवमेंट भी एक्टिविटी। अच्छा, ये एक बड़ी खबर थी डॉक्टर साहब कि पानी पीना ज़्यादा, जी बिल्कुल, हाइड्रेट रहना आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल सर्दियाँ जी, तो आजकल लोगों को दर्दें शुरू हो जाती हैं, बेशुमार दर्दें शुरू हो जाती हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे घरों के अंदर हीटर लगे हुए हैं। हीटर क्या कर रहे हैं? वो डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। जैसे डिहाइड्रेशन होगी हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी शुरू हो जाएगी। पानी की कमी तो शुरू होगी तो हर किस्म की दर्दें, चाहे वो पट्टों की दर्दें हैं, चाहे वो जोड़ों की दर्दें हैं, वो साथ साथ शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जो पेरेंट्स को हम विटामिन्स देना शुरू करते हैं, उसकी ठीक एज क्या है? और क्या विटामिन्स लेने से, जो मल्टी विटामिन्स हैं, वो लेने से दर्दों से निजात मिल सकती है, उनमें रिलीफ मिल सकता है? और किस एज से स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि बुढ़ापे में आके उन्हें तकलीफ ना हो? देखिए, सिर्फ विटामिन लेने से दर्दों से निजात नहीं मिलेगी। अच्छा, विटामिन तो एक सप्लीमेंट है। विटामिन तो आपको भी लेने चाहिए, मुझे भी लेने चाहिए। विटामिन की कोई एज नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। जब तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी उस वक्त तक आपके जोड़ मजबूत नहीं होंगे, और जब तक जोड़ मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक दर्दों के चांसेस बढ़ते रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी से ना सिर्फ जोड़ मजबूत होते हैं बल्कि जो इर्द गिर्द के मसल्स हैं जिन्होंने जोड़ को सपोर्ट करना है वो भी बढ़ जाते हैं, उनकी एक्टिविटी भी बेहतर हो जाती है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो सकता, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो वॉक ज़रूर करें। बुज़ुर्गों से जी आप कुछ नहीं करते तो नमाज मस्जिद में जाके पढ़ें, और कुछ नहीं कर सकते तो घर के अंदर जो भी जगह है, मोहल्ला है, गली है, वो लॉन है, लाउंज है, छत है, जहाँ जा सकते हैं चलते फिरते रहें। अच्छा, आर्थराइटिस जो है, जोड़ों का दर्द में घुटने का दर्द स्पेशली, जिसकी बात हम आपसे ब्रेक से पहले भी कर रहे थे, घंटिया क्या इसको कहते हैं? गैंठिया आर्थराइटिस, इसके ऊपर आर्थराइटिस, इसके ऊपर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें। ये बहुत सारे लोगों को सिर्फ घुटनों का दर्द ही दरपेश होता है और वो घुटनों की वजह से उठ नहीं पाते। वो कहते हैं वॉक किस तरह से की जाए? आपने कहा एक्सरसाइज और वॉक, एटलीस्ट वो मस्जिद तक चले जाएं, नमाज पढ़ लें, या घर के अंदर ही हल्की फुल्की वॉक स्टिक के साथ ही कर लें। बट अगर उनके ये जोड़ जो है, उनके घुटने उनको उठने की इजाज़त नहीं देते हैं, वो उठ नहीं पाते हैं, तो वो कैसे करेंगे? और जिस तरह जुनैद भी आपसे पूछ रहे थे, क्या डिस्क जो चेंज करना, पता नहीं घुटना चेंज करना, ये भी आजकल एक रिवाज चल पड़ा है कि अगर दर्द ज़्यादा हो रही तो चेंज करवा दें, ये करवाना ठीक है? देखिए, पहली चीज़ ये कि गैंठिया से मुराद, जैसे आपने कहा घुटनों का दर्द है, इसे जो छोटे जोड़ हैं ये वाले, ये सारे जोड़, ये रिस्ट के जॉइंट, ये सारे जोड़ उस गैंठिया या आर्थराइटिस में आ जाते हैं। ये तमाम जोड़ जो हैं ये एक दिन में ख़राब नहीं होते, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। उस टाइम से बचने के लिए फिर वही बात है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखें। बाकी आपने कहा जी उठा नहीं जाता, देखिए उठने, अगर उठेंगे नहीं, अगर अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दर्दें बेहतर होती जाएंगी, अगर उठेंगे नहीं तो फिर वो बाथरूम जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ये इतनी सवीयर ये पेन, इतना बंदे के जोड़ जुड़ जाते हैं। तीसरी चीज़ आपने पूछी घुटने चेंज कराने के बारे में। एज ए पेन स्पेशलिस्ट हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें घुटने चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए 100% रिजल्ट तो घुटने चेंज कराने का भी नहीं है, कई लोगों के नहीं हो सकते, कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कई लोगों को डॉक्टर साहबान एनेस्थीसिया वाली इजाज़त नहीं देते। जैसे हम लोग हैं, आप जैसे स्पोर्ट्स करते हैं या बुजुर्ग मेरे पास बहुत आते हैं, हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं घुटनों का, हम ये देख लेते हैं कि इस घुटने के किस मसल में प्रॉब्लम है, किस लिगामेंट में प्रॉब्लम है। उस अल्ट्रासाउंड पे हम पिन पॉइंट करके सिर्फ एक इंसुलिन की नीडल लेके उसको इंजेक्शन लगा देते हैं या ट्रीटमेंट कर देते हैं। घुटना चेंज कराने की क्या ज़रूरत है? दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, बिकॉज दैट इज़ नॉट इवन 100% सक्सेसफुल। जब एक चीज़ 100% कामयाबी नहीं है तो उसको आखिर में रखना चाहिए, जब सब कुछ ख़त्म हो जाए फिर अब घुटने की तरफ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी चीज़ है बुज़ुर्गों के लिए भी और नौजवानों के लिए भी, ताकि इस मसाइल से, इस तरह के मसाइल से बचा जा सके। हम इसके हल के लिए और क्या आप तजवीज़ करेंगे? कोई इंजेक्शन भी इस्तेमाल होते हैं
और कुछ कंपनीज है जो ऑस्ट्रिच ऑयल या डिफरेंट ऑयल की मसाज को बताते हैं कि उससे भी अफाका हो सकता है। ये कितने सूदमंद हो सकते हैं और डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड की जाएँ जिससे आप नेचुरली आयरन में या जो आपके विटामिन डी है की डेफिशिएंसी भी ना हो, उसकी डेफिशिएंसी बेहतर हो जाए, आपकी डाइट बेहतर हो जाए और नेचुरली आप सेहतमंद हो जाए। देखिए सारी चीज़ें जो आपने बताई ना, जो कंपनी मुख्तलिफ चीज़ें बनाती हैं, मेरे ख्याल में उनको सबसे आखिर में आना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आप अपनी डाइट में क्या चीज़ है कि आज सर्दियाँ, आजकल जैसे हम बैठे हैं सर्दियों में, आजकल हो क्या रहा है, हम लोग हैवी चीज़ें खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, चाहे वो मछली खा रहे हैं, चाहे वो कुछ और फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, हिल हम रहे नहीं। सो वी आर गेनिंग वेट। जब वेट बढ़ेगा, एक्टिविटी कम होगी तो दर्दें शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल फ़िश खाएं आजकल, लेकिन ग्रिल्ड खा लें, अंडे खाएं लेकिन उबले हुए खा लें। इसी तरह जो ड्राई फ्रूट है वो ले लें। जो अल्लाह ने नेमत आपके पास दी हुई उसको इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन आप ये देखें कि मुझे उसका फ़ायदा होना चाहिए। जो वाइटामिन हैं, चाहे वो मल्टी वाइटामिन हैं, विटामिन डी है, विटामिन सी है, वो ज़रूर लेने चाहिए। धूप में ज़रूर जाना चाहिए। अब सर्दियों में होता ही है कि अल्लाह ताला ने हमारे को लुब्रिकेशन सिस्टम रखा हुआ है जोड़ों के अंदर। सर्दियों में जब बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज होता है ना, वो जमना शुरू हो जाता है। जब वो जमेगा तो मूवमेंट कम हो जाएगी, मूवमेंट कम होगी तो दर्दें शुरू हो जाएंगी। उसका भी हल यही है कि आप थोड़ा सा चलें फिरें, उससे क्या होगा कि आपकी जो ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम है दोबारा चल पड़ेगा, दर्दें बेहतर हो जाएंगी। व्हाट वी नीड, घूम फिर के वही बात मैं करूँगा, फिजिकल एक्टिविटी अगर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपने यही कहा कि फिजिकल जी बिल्कुल आपकी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं, अगर किसी को उसके बाद भी दर्द नहीं रुकती है तो वो क्या कोई मेडिसिन ले सकता है, कोई पेन किलर का सहारा ले सकता है, जैसे जुनेद ने कहा कि इंजेक्शंस पे जा सकता है, क्योंकि आपने कहा ये सबसे लास्ट होना चाहिए, उससे पहले आपने हेल्थी एक्टिविटी अपनी रखनी चाहिए आपको। अब दर्द नहीं रुक रहा, उसके बाद क्या किया जाए? उसमें हम 3-4 काम करते हैं। सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज तो हो गई, डाइट भी हो गई, फिर अब मैंने को बताया उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करके भी पिन पॉइंट द मसल। आप सोचें कि अगर किसी को इंजरी हुई है या बुजुर्ग किसी को पेन हो रही है सिर्फ इस साइड के ऊपर, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड उसको लगा दूं घुटने के अंदर जहाँ पे प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मिसाल सबको मैं देता हूँ कि अगर एक गाड़ी में 2 प्लग ख़राब हैं तो बजाय इसके अब गाड़ी का इंजन खोल दें, 2 प्लग क्यों ना चेंज करें? 10 मिनट का काम है, खर्चा भी कोई नहीं है, दर्द तकलीफ भी कोई नहीं है। तो एक ऑप्शन तो ये है। नंबर 2, उसके बाद हम PRP एक करते हैं, एक और प्रोसीजर होता है, ब्लड निकालते हैं, उसका हम उसके अंदर चंद एक प्लेटलेट्स निकालते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर ओजोन मिक्स करते हैं, उसको लगा देते हैं। अगेन दैट इज़ वेरी सेफ। इसके बाद जब ये भी नहीं होता, बाज़ औक़ात लोगों की कार्टिलेज जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से सर्जरी होती है। उस कार्टिलेज को भी रीजनरेट किया जा सकता है। हम लोग नई एक फील्ड, उसको रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। सो वी ट्राई टू रीजनरेट। जब उसको एक इंजेक्शन लगाना है एक्सोसोम्स का या स्टेम सेल्स का, वो आप लगाएं तो कार्टिलेज रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। सर्जरी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। सो हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन में बहुत बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं, एडवांस ऑप्शंस व्हिच आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स सर्जरी। ना उसमें ना एनेस्थीसिया देना है, ना बेहोश करना है, ना सुन करना है, ना कोई टांका लगाना है, ना काटना है। 10 मिनट्स प्रोसीजर, उठें, गाड़ी ड्राइव करें और घर चले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, पुरानी चोटें अगर हों, जैसे कि हम आपसे ब्रेक में भी पूछ रहे थे, हमारे कैमरामैन जानना चाह रहे थे कि अगर पुरानी कोई चोट लगी है उसको अब किस तरह उसमें दर्द होती है, जब सर्दियाँ आती है तो स्पेशली उसमें दर्द ज़्यादा हो जाती है, उसकी क्या वजह है? पुरानी चोट में दर्द हुए आपको किस तरह से लग गया, किसी बेड के कोने से कोनी लग गई और फिर उस वक्त तो आराम आ गया, आपको फील नहीं हुआ, जब सर्दियाँ आई तो फिर उसी जगह पे टीसे। अच्छा, अब पहले इस पे बात करते हैं कि सर्दियों में दर्दें क्यों होती हैं। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि जब किसी ऐसे मौके के ऊपर जब ब्लड की ज़रूरत होती है, अल्लाह ने प्रायोरिटी बनाई है। मसलन ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, जिगर है, गुर्दे हैं, इनमें सबसे पहले ब्लड जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि सर्दियों में जो हमारी पेरिफेरी है ना, इनमें ब्लड कम हो जाता है, क्योंकि पेरिफेरी उतने वाइटल नहीं है जितना हार्ट है, जितना ब्रेन है, जितने लंग्स हैं। सो जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो इनमें फिर दर्दें शुरू हो जाएंगी। जब दर्दें शुरू हो जाएंगी तो एक बात याद रखें, एक रूल याद रख लें, असूल, अगर कहीं स्वेलिंग है तो उसके ऊपर कोई गर्म टकोर नहीं करनी। याद रखें, अगर स्वेलिंग हो रही है तो फिर आपने ठंडी टकोर करनी है। बर्फ़ लें, उसको चॉपर में डालें, अगर आइस पैक नहीं है उसके ऊपर कपड़ा लपेटें और उसको वहाँ पे रख दें चंद मिनट के लिए, देन टेक इट ऑफ। और उसके बाद 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आप गर्म भी कर सकते हैं। सो जहाँ पे पट्टों का, घरों में भी याद रख लें। डॉक्टर साहब, घरों में तो यही कुछ हो रहा है, जहाँ पर चोट लगती है, स्वेलिंग हल्की सी महसूस हुई, नहीं से पहले वो गर्म करके ऊपर टकोर शुरू हो जाती है। मैं वही अर्ज करने लगा, अगर आपको स्वेलिंग फील हो रही है तो वहाँ पे आपने ठंडी टकोर करनी है।
अगर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, स्ट्रेच है, स्पैज़म है, उस पे गर्म टकोर करनी है। स्वेलिंग मीन्स इन्फ्लेमेशन, सोजिश। अगर उसके ऊपर आप गर्म टकोर करेंगे वो बढ़ जाएगी, पेन बढ़ जाएगी, स्वेलिंग बढ़ जाएगी। हम और गर्म करेंगे वो और बढ़ जाएगी। अच्छा, स्वेलिंग की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं? समटाइम ये भी होता है कि कोई फ्रैक्चर होता है, समटाइम ये भी होता है कि इंटरनली आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वो तो डिफरेंट चीज़ें होगी ना। फ्रैक्चर में तो बाकायदा चोट लगेगी, जब हड्डी का फ्रैक्चर होने में तो बाकायदा चोट लगेगी। लेकिन घर में अगर स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है तो सोजिश, जैसे दांत में स्वेलिंग हो जाती है, किसी पट्टे में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे आपने बताया झटका लगा, दरवाजे से टच हो गए, उससे स्वेलिंग शुरू हुई, तो पहला रूल ये होना चाहिए कि आप उसके ऊपर ठंडी टकोर करें। सपोज अगर आराम नहीं आ रहा, स्वेलिंग बढ़ रही, तो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ही जाएंगे। जैसे आपने बताया कि एक तो सर्दियां बजाते खुद बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर आती है, और उसकी एक बड़ी वजह ये समझ में आती है जो आप बता रहे हैं कि हमारी बॉडी उस तरह से हीटअप नहीं होती, हमारी वर्कआउट रूटीन ऐसी नहीं है कि हमारे जिस्म के अंदर वो गर्माइश रहे और हम उन चीज़ों से बच सकें। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों की इंडिकेशन करते हैं? अगर किसी के शोल्डर में या नेक में इस तरफ खिंचाव है, सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हो गई है, इसका क्या मतलब है? और किसी के, अगर जिस तरह आप बताए थे कि माइग्रेन के बहुत सारा पेशेंट्स आने लग जाते हैं सर्दियों के अंदर, तो कौन कौन से बॉडी पार्ट के अंदर दर्द होना, ये किस चीज़ की इंडिकेशन है, ये क्या मसले को इंडिकेट करता है? अच्छा, ये एक बात याद रखिए, सर्दियाँ बेसिकली एक डिप्रेसिव मौसम है, तो सर्दियों के अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसी डिप्रेशन की वजह से, इसीलिए हम इसको विंटर ब्लूज़ कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है कि विंटर ब्लूज़ मीन्स कि दिन छोटे हैं, रोशनी कम है, धूप निकलती नहीं है, तो इट्स ग्लूमी ऑलवेज, तो यू फील डिप्रेस्ड। उस डिप्रेशन में भी दर्दें बढ़ जाती हैं। और ये टर्म डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ये अटैक होता है। यस, इट इज़, ये फैक्ट है। फिर इसको एक सैड होता है कि उसमें जो सीजनल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें माइग्रेन बढ़ जाती है। माइग्रेन क्यों बढ़ती है? तो हमारे सर के अंदर खून की नालियाँ फैलना शुरू कर देंगी, पट्टे सिकुड़ना शुरू कर देंगे सर्दी की वजह से। सो पीपल स्टार्ट हैविंग माइग्रेन। हम माइग्रेन का ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसी ओजोन से स्किन में लगाते हैं कि 3 से 4 मिनट का प्रोसीजर है, विदाउट एनी पेन। देन यू गो बैक होम एंड आफ्टर दैट वंस अ वीक यू हैव टू कम फॉर 10 मिनट्स, लेस देन 10 मिनट्स, और 90% माइग्रेन विदाउट एनी मेडिकेशन इट गेट्स बेटर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि अगर आपको सर में दर्द है, लाइक मीग्रेन आपको स्टार्ट हो गया, तो आप पानी ज़्यादा इंटेक उसका करते हैं तो वो ठीक भी हो जाती है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा इशू है इसका। मैं फील करती हूँ कि अगर मैंने पानी को ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो मुझे सर दर्द एकदम से रिलीफ मिलता है उसमें। क्या डिहाइड्रेशन भी इसकी रीज़न हो सकती है? क्या बहुत बड़ी रीज़न है, डिहाइड्रेशन है, फिर रोशनी बहुत ज़्यादा हो, शोर बहुत ज़्यादा हो, आप इतना से नींद का ना आना, नींद पूरी ना हुई हो, आप ओवर एक्सर्टेड हो, आप ज़्यादा थके हुए हो, अंडर स्ट्रेस हो, देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ माइग्रेन। और यू आर लकी कि आपकी पानी पीने से ठीक हो जाती है। जी, ठीक हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो क्या निकलता है कि इन दर्दों से छुटकारा एक्सरसाइज है, अपने बॉडी को आप किसी ना किसी काम में उलझाएं, एक्टिव रहें, और साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और डाइट, तली हुई चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, ये चीज़ें कम। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ याद रखें कि इस मौसम में कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए एक हद से ज़्यादा, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे कॉज डिहाइड्रेशन। कॉफ़ी भी और चाय भी। सबसे बेहतरीन नेमत जो अल्लाह ने बनाई है वो पानी है। जितना पानी पिए उतना सेहत के लिए बेहतर है। सर्दियों में बड़ों को ये बड़ी शिकायत होती है कि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, इसलिए हम पानी नहीं पी रहे, और अब हम पानी भी नहीं पी रहे और हमें जोड़ों की भी शिकायत है। तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। वो फिर आपने खुद प्रायोरिटी करनी है कि मुझे दर्दें ज़्यादा बर्दाश्त है कि वॉशरूम जाना ज़्यादा बर्दाश्त है। तो मेरा ख्याल है जो दर्दों की निस्बत वॉशरूम चले जाएँ, दैट शुड बी ईजी। अच्छा, आखिरी टिप जो मैं ज़रूर दूंगा तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को, आप ये देखिए आजकल हो क्या रहा है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा गर्म कमरा है उसमें, जिसमें हम सोए हुए हैं, हीटर भी चल रहा है, रज़ाई भी है, कपड़े भी सारे पहने हुए हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जैसे ही फजर की नमाज़ का टाइम आएगा, तहज्जुद का टाइम आएगा, हम उस जगह पे चले जाएंगे जो घर में सबसे ज़्यादा ठंडी है, और वहाँ पे जो पहना है वो भी उतार देंगे। अब टेम्परेचर डिफरेंस देखें ना, एक बंदा हाफ में से रज़ाई में से निकला है, पूरे कपड़े पहन के गर्म कमरे में से एकदम उस कमरे में चला गया जो सबसे ज्यादा का खतरा भी हो सकता है, और जो पहना था वो भी उतार दिया। बिल्कुल ठीक है, बेतहाशा खतरे हो सकते हैं। थोड़ी छोटी चीजें जरा ध्यान रखेंगे तो बुजुर्ग भी ठीक रहेंगे, बुजुर्ग ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। हम भी ठीक रहेंगे, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें अपनी डाइट को भी बेहतर करना है, और फिर उसके साथ वर्कआउट करना है, रूटीन बेहतर रखनी है, पानी का एतदाल रखना है, अच्छी चीज़ें खाइए ये जो सर्दी से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो फिश हो, सूप हो, ड्राई फ्रूट हो, लेकिन एतदाल के साथ खाइए, अपने आप को
सेहत और तवाना रखिए और दर्दों से निजात पाइए। और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा कीजिए, ये ना हो कि आप इस डर से कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, पानी नहीं पिएंगे आप, फिर जब डिहाइड्रेट हो जाएगी और डिहाइड्रेशन के बायस जब आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल आपकी नालियाँ सुकड़ना शुरू हो जाएंगी तो आप दर्द का शिकार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, सर्दियों की बात हो रही है तो सर्दियों की बेहतरीन सौगात है नाज़रीन शकरकंदी। और शकरकंदी दुनिया के मुतादिद हिस्सों में आम दस्तियाब होती है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे भी लोग बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल जी, मुझे भी बहुत पसंद है। और शकरकंदी जो है इसमें फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन होते हैं, दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप खा सकते हैं। इसके ऊपर एक पैकेज तैयार किया गया है कि क्या क्या डिशें बन सकती हैं और इसकी क्या क्या अफादियत है, पहले वो देखें आप। शकरकंदी खाएं, सर्दियों का लुत्फ उठाएं। शकरकंदी एक सेहतमंद और जायकेदार ग़िज़ा है, लेकिन इसे अपने दोपहर के खाने या रात के खाने में शामिल करना मुस्तकिल तवानाई फराहम कर सकता है। तो फिर क्यों इंतजार करें, आज ही शकरकंदी के फवाइद से लुत्फानंदोज होना शुरू कर दें। शकरकंदी नाज़रीन दुनिया के मुतादिद हिस्सों में आम दस्तयाब होती है और पाकिस्तान में भी लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। इसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मीठे आलू के नाम से भी जाना जाता है। शकरकंदी में मौजूद विटामिन ए हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियों से महफूज रखता है और इस मीठे आलू के इस्तेमाल से हम दिल की बीमारी, जल्द की बीमारी और पट्टों के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। लोग शकरकंदी को कहीं पर उबाल कर, कहीं भून कर तो कहीं बेक करके खाना पसंद करते हैं। जैसे ही इस उबले हुए मीठे आलू को खट्टी मीठी चटनियों में डुबोकर हम मुंह में डालते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मशहूर कहावत है कि इंसान खाने के लिए जीता है या जीने के लिए खाता है, जबकि शकरकंदी की एक एक बाइट इस बात को चीख चीख कर गलत साबित करने लगती है कि इंसान जीने के लिए खाता है। ये बात आप जानकर शायद हैरान रह जाएं कि शकरकंदी एक सब्जी के साथ साथ फल भी है। शकरकंदी में फल और सब्जियां दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। तो आप भी सर्दी के मौसम में शकरकंदी मंगवाइए और इसको बॉयल करके या किसी भी तरह से भून कर खाइए और मज़ा लीजिए सर्दी में। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, बहुत सारे दीगर अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो जाए 2025 की, आपके इल्म में है उसकी आमद है और इसके आगाज़ में एंड्रॉयड और जो दीगर मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर मसाइल पैदा होने का ख़तरा है। एंड्रॉयड किट बताया जा रहा है कि उनके अंदर व्हाट्सएप शायद नहीं चले करेगा और वो नया वर्जन चलेगा, जो पुराने फ़ोन्स हैं उसके अंदर वो बंद हो जाएगा। तो ये ख़तरे की घंटी बज रही है। मुझे तो अपने फ़ोन की टेंशन पड़ गई है कहीं वो भी बंद ना हो जाए व्हाट्सएप। हाँ, ये बात भी है। तो जो मज़कूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है एक दहाई कबल मुतारिफ कराया गया था, यानी कि जिन सारिफिन के पास या इससे कबल जो 2014 से कबल एंड्रॉयड फ़ोन्स थे उन पर व्हाट्सएप अब नहीं चलाया जा मुझे तो लग रहा है कि मिली आपने कब लिया था? 2000 मुझे तो याद भी नहीं है। 2014 के बाद ही लिया था ना। पैसे भी पूरे हो चुके, उसकी वारंटी भी पूरी हो चुकी। खैर मुझे लग रहा है कि ये एक मिली भगत है। कंपनीज के साथ उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है कि पुराने फोन जो हैं उनको कूड़ा कबाड़ बना के फेंक दिया जाए और फिर नए। अच्छा, जो बेचारा नहीं खरीद सकता वो क्या करेगा? लेकिन जी ये 1 जनवरी से होने जा रहा है, जिन पर पुराने स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होगा। उनमें मुतादिद कंपनियों के फ़ोन्स हैं। अगर आप उन पुराने स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपना व्हाट्सएप डाटा किसी नई डिवाइस में मुंतकिल करना होगा। कन्वर्ट कर लीजिए एग्जैक्टली, ताकि 1 जनवरी के बाद जो आपको ये टेंशन शुरू होने वाली है उससे आप बच सकें। तो चैट हिस्ट्री जो है वो डिलीट हो जाएगी, एकदम से आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। तो ये मखसूस किस्म के मोबाइल कंपनीज हैं जिनके ऊपर जो है वो ये लागू होगा। और इसके ऊपर अगर आपने अमल ना किया तो आप फिर व्हाट्सएप की जो एक सहूलत है उससे महरूम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महंगाई की और मुश्किल हालात की, जिसके बावजूद आपके इल्म है पाकिस्तान ने सिर्फ 5 माह में 159 बिलियन रुपए के मोबाइल फ़ोन्स की दरामद का रिकॉर्ड बना लिया। यानी कि एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है और मसाइल का अंबार है और दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर अब आप देखिए ना जुनैद, जो हमने दरामद की उनको कहीं ना कहीं बेचना भी है। अगर हम पुराने फ़ोनों पर व्हाट्सएप बंद करेंगे तभी वो मोबाइल फ़ोन हमारे बिक पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जो आपने इम्पोर्ट किए हैं उसकी सेल भरपूर हुई है। टेलीकम्युनिकेशन रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 के मुकाबले नवंबर 2024 में मकामी मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में 8% और अक्टूबर 2024 के मुकाबले नवंबर 2024 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 35% कमी हुई है, कि जो बहुत बड़ी कमी है। और 2024 में मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले जो मोबाइल फ़ोन थे 10 लाख तकरीबन 23,000 यूनिट रहे हैं। और अक्टूबर में मकामी मोबाइल की जो कंपनीज हैं उन्होंने तकरीबन 35 लाख 30,000 यूनिट्स बनाए थे। तो जो PTA के मुताबिक अक्टूबर में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने 7 माह की बुलंद सतह रिकॉर्ड, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि 35% उसमें कमी अब आके हुई। अब मैन्युफैक्चरिंग उस तरह से नहीं हो रही और बाहर से मोबाइल फ़ोन मंगवाए जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद भी मोबाइल फ़ोन की जितनी दरामद हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड दरामद किए गए हैं मोबाइल फ़ोन्स, ज़ाहिर है वो यहीं पे हमारी पब्लिक ने ख़रीदने, इतनी महंगाई के बावजूद भी।
आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ डिजिटलाइजेशन की। हम इस वक्त एक डिजिटल दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके इल्म में है, जहां टेक्नोलॉजी और इंटरनेट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। हर शोबा, चाहे वो कारोबार हो, तालीम हो, सेहत हो या फिर तफरी, डिजिटलाइजेशन के ज़रिए इसे बेहतर किया जा रहा है। हुकूमत भी इस पर काम कर रही है, लेकिन हम मुसलसल हुकूमत को एक तामीरी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप ये जो इंटरनेट की सुस्त रवि है, ये जो रुकावटें हैं, ये जो मसाइल हैं जो फ्रीलांसर्स के लिए आप पैदा कर रहे हैं, आम यूज़र के लिए पैदा कर रहे हैं, अगर आप इस पे तवज्जो दे दें तो इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है। डिजिटल दौर का आगाज़ पाकिस्तान के अंदर भी भरपूर तरीके से हो चुका है। तो रिमशा खुरम साहिबा से जान लेते हैं कि बिल्कुल IT एक्सपर्ट हैं रिमशा खुरम, उन्हीं से जान लेते हैं। रिमशा खुरम, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। क्या आप इस हवाले से कहती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी IT मिनिस्टर जो है वो ये कहती हैं तमाम चीज़ें जो बिल्कुल ठीक चल रही हैं, इंटरनेट की जो सुस्त रवि का हम शिकार हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या समझती हैं इस वक्त इंटरनेट सही तरीके से पहुंच पा रहा है तमाम लोगों को, और जो फ्रीलांसर्स हैं वो खुलकर अपना काम कर पा रहे हैं? जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो बीच में ऊपर नीचे होती रहती हैं, सबमरीन के इश्यूज वगैरह आते रहते हैं। सो इन द पास्ट कुछ थोड़े बहुत इश्यूज वगैरह आते रहे, बट आई वुड से आजकल इट्स वर्किंग फाइन। एंड द गवर्नमेंट हैज आल्सो एक्नॉलेज्ड कि दे आर टेकिंग स्टेप्स ताकि इंटरनेट एक अच्छी स्पीड चल सके। 4G 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन की तरफ जा रहे हैं। एक 2 न्यू सबमरीन केबल्स, आई बिलीव दे आर वर्किंग ऑन दोज, ताकि एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो टू एवरीबॉडी। ठीक है। और एक पाकिस्तानी को ये डिजिटलाइजेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है? तालीम हो, सेहत हो या दीगर जो आप मुख्तलिफ सरकारी ऑफिसेज़ हैं, काम है, जब उसके लिए अंदर जाते हैं तो चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? कितना हम वो जो बैनुल-अक़वामी एक दौड़ है IT सेक्टर की, AI की दौड़ है, उसको कम्पीट करने के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टेप है जो IT की मिनिस्ट्री ले रही है टू इंट्रोड्यूस डिजिटलाइजेशन इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली नीड ऑफ द आवर है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर्स में दिस विल बी इम्पॉर्टेंट। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गवर्नेंस में होगा, जहाँ ICT को इंटीग्रेट किया जाएगा इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द गवर्नमेंट, ताकि प्रोसेसेस तेज़ हों, एफिशिएंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, पब्लिक को अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से उनके इश्यूज वगैरह रिजॉल्व हो सके, उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, अकाउंटेबिलिटी हो। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। टेली मेडिसिन का जैसे जिक्र होता है कि कुछ रूरल एरियाज में आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती जो अर्बन एरियाज में होती हैं, तो एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा रिमशा, एक और चीज़ भी है, हम जहाँ पर डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं कि बहुत ज़रूरी है, वहीं पर हम ये भी महसूस करते हैं कि AI की वजह से, इंटरनेट की सहूलियात की वजह से या इतना डिजिटलाइज कर देने के बायस बहुत सारे नुकसानात भी हम देखते हैं। हमारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की जानिब भी जा रहे हैं। तो क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं जो आने वाले दिनों में हमें भुगतने पड़ सकते हैं, या फिर ठीक है ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था? देखिए जी, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो सारी दुनिया में हो रही है, तो उस तरफ ना जाके पाकिस्तान वुड जस्ट फॉल बिहाइंड बाकी दुनिया में। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करें कि जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ हमें उनका ख्याल रखना है। जैसे लेजिस्लेशंस ऐसी क्रिएट की जाए टू रेगुलेट। जैसे AI के ऊपर आजकल एक बात हो रही है कि AI हर चीज़ में आ रहा है, AI से प्रोसेसेस एफिशिएंट हो रहे हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि लेजिस्लेशंस इन प्लेस हों, ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से इन सर्टेन सिचुएशंस में किस तरह बिहेव करना है, क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं। तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि इसको लेजिस्लेशन और गवर्नेंस में भी देखा जाए और पब्लिक को भी एजुकेट किया जाए, इसके फ़ायदे भी, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोई नुकसान आता है या कोई चीज़ है जो पब्लिक को इन्फॉर्म ज़रूरी, तो वो भी साथ किया जाए। अच्छा, ये भी कोशिश की जा रही है कि 14 अगस्त 2025 तक इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मुतल्लिक बुनियादी ढांचा हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करवा दिया जाए। तो अभी तक जो इकदाम हैं ये तसल्ली बख्श हैं, या आपको लगता है कि इसमें और बहुत कुछ होना बाकी है? जिस तरह से आप एजुकेट करने की बात कर रही हैं, ये फैक्टर भी आपके ख्याल में इसमें बेहतरी की ज़रूरत है? अभी आजकल एफर्ट्स हो रही हैं
काफी फास्ट पेस्ड हो रही हैं, काफी जेन्युइन एफर्ट्स हो रही हैं, काफी काम हो रहा है। जैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी, आजकल हम भी एंगेज हैं गवर्नमेंट के साथ डिजिटल स्किल्स, डिजिटल अपस्किलिंग में हम इनको सपोर्ट करें, करियर काउंसलिंग थ्रू एआई सबको प्रोवाइड करें। तो काफी सारी एफर्ट डाली जा रही है टू एजुकेट द मैसेस, टू एम्पावर देम, ताकि उनको फायदा हो। बट अगेन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, तो इसी तरह वी हैव टू मेक श्योर कि मोमेंटम इन एफर्ट्स का कंटिन्यू करे, और ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी चाहिए कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, ताकि ये एक फास्ट पेस तरीके। तो रमशा, क्या समझती हैं इस डिजिटलाइजेशन से, पॉलिसी जो लाई जा रही है, इसे एक आम आदमी क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है और किस तरह से हासिल कर सकता है? इसका इम्पैक्ट जनरल इकोनॉमी पे होगा, सोसाइटी पे होगा, गवर्नेंस पे होगा। 3 चीज़ें जिन पे शज़ा साहिबा ने फोकस किया है। इकोनॉमी में तो ये फ़ायदा होगा कि आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी होगी, पीपल विल स्टार्ट सीइंग पाकिस्तान एज ए डिजिटल नेशन। फ्रीलांसर्स वगैरह को आजकल कह रहे हैं कि जी हम इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बेहतर करें, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें ताकि हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। इसी तरीके से इकोनॉमी को फायदा होगा जब आपके प्रोसेसेस ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, आपके पास डेटा बैक्ड एनालिटिक्स आ रहे होंगे, आप अपने प्रोसेसेस को और मजीद बेहतर बना सकेंगे, ऑटोमेट कर सकेंगे। तो एक ये फायदा होगा। ओवरऑल एक डिजिटल इकोनॉमी में देखा जाए तो फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। अगर थोड़ा से इसके आम जो पहलू हैं हम चाहेंगे रमशा वो भी आप उजागर कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो आप बता रही हैं यकीनी तौर पे खुशाइन तो हैं, लेकिन क्या ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में इसके अलावा कुछ रिवायती तौर पे गैर रिवायती तरीके से भी इसको ऑपरेट किया जाएगा? जिस तरह से हम देखते हैं ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करना, क्राइम के अंदर, करप्शन के अंदर कमी, क्या इस तरह की इनोवेशंस भी लेकर आई जा रही हैं? बिल्कुल। 2-3 छोटे एग्जांपल्स मैं दूंगी। जैसे लेजिस्लेशन में कह रहे हैं कि ई लेजिस्लेशन की तरफ जाएंगे, तो अभी होता है कोर्ट में केसेस काफ़ी लंबे चल रहे होते हैं, तो उस सारे प्रोसेस को डिजिटलाइज करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लोगों ने शेयर करने होते हैं प्रायर टू ट्रायल्स, वो डिजिटलाइज हो जाएंगे, तो एक सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। इसी तरीके से हम जाते हैं किसी गवर्नमेंट के अदारे में, अक्सर कंप्लेन आती जी वो लाइंस लंबी थी, फिर भी कुछ इतनी एफिशिएंटली चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी। तो उसके अंदर फिर जब आपके पास सारा कुछ डिजिटलाइज्ड होगा, सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा, तो आप ट्रैक कर सकते हैं डिफरेंट इदारों की। आप और बिल्कुल सही कह रही हैं रमशा। इससे पहले भी अगर हम देखें तो हमने ई चलान जो है वो मुतारिफ करवाया था, और वो चलान आपके घर के दरवाजे पर कहते थे कि वो आएगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो हम देख रहे हैं सिग्नल्स को तोड़ना या फिर इस तरह के जो बाकी हम देख रहे हैं कि कवानीन को तोड़ा जाता है, तो उनके ऊपर काफ़ी कमी होगी, कंट्रोल पाया जा सकेगा। क्या आप समझती हैं कि अभी तक जो हमने जिस हद तक भी हमने डिजिटलाइज किया है इदारों को, वो फंक्शनल हैं, वो काम कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें इस तरह का रिकॉर्ड मिलता नहीं है कि वो फंक्शनल हैं, वो उस तरह से काम कर रहे हैं। जी, काफ़ी सारी एफर्ट्स हो रही हैं। जो लोग और जो ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के साथ इंगेज्ड हैं, वो तो फर्स्ट हैंड देख भी रही हैं कि क्या काम हो रहा है। काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, बट अभी भी एक बेसिक लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन हुई है, तो अभी हमें बहुत आगे जाना है और उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमें बहुत आगे जाना है, जिसके लिए अभी हम बहुत पीछे हैं। दीगर ममालिक जो है वो हमसे बहुत आगे हैं डिजिटलाइजेशन में भी, बाकी तमाम शोबों में भी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रमशा IT एक्सपर्ट मौजूद थी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव है, अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है और अगर इसको अच्छे से फंक्शनल किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कवानीन बना दिए जाते हैं, बिल पास करवा दिए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर काम उस तरह से नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और 2024 के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर खिलाड़ियों का राज रहा है। रवा साल इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाले पहले 2 अफराद का ताल्लुक फुटबॉल से है, और आपके इल्म में है, यकीनी तौर पे आपने जान लिया होगा, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की और मेसी की। नामवर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका जो इस वक्त फ़ैन फॉलोइंग है वो 646 मिलियंस तक पहुंच चुके हैं। वैसे तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तो हमने देखा कि उन्होंने रातों रात जो है वो ये तमाम फ़ैन फॉलोइंग हासिल कर ली है। और फिर पुर्तगाली फ़ुटबॉलर खिलाड़ी जो हिस्पानवी क्लब रियल मैड्रिड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से एक रातों रात वो कहते हैं ना कि शोहरत हासिल कर, शोहरत तो बहुत पुरानी है, लेकिन फॉलोवर्स हासिल किए उन्होंने यूट्यूब के ऊपर। वो आप बात कर रही हैं, ये बात हो रही है इंस्टाग्राम की,
और इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं लायनल मेसी, जिनका जो इस वक्त रिकॉर्ड है 504 मिलियन फॉलोअर्स के साथ बन चुका है। और मेसी का जो ताल्लुक है अर्जेंटाइन से है। मेसी एक लंबे अरसे तक हिस्पानवी क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते रहे, जिसके बाद उन्होंने अमरीकी क्लब से मुआहिदा कर लिया। और तीसरा नंबर है 423 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सेलेना गोमेज का, और इसी तरह से एक बड़ी तादाद है इनके फैंस की भी। ये अमरीकी गुलकारा हैं, अदाकारा हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। फिर चौथे नंबर पर हैं काइली जेन्स, जिनके फॉलोअर्स की तादाद जो है वो अब 395 मिलियन हो गई है। काइली भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। पाँचवें नंबर पर हैं ड्वेन जॉनसन, जो कि रेसलिंग के अखाड़े के रॉक के नाम से मशहूर हैं। बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। और आपके इल्म है उनके फॉलोअर्स की तादाद की अगर बात की जाए तो 394 मिलियन उनके भी फॉलोअर्स हैं। तो ये वो बिग स्टार्स, वो बिग नेम्स हैं जो कि एक बड़ी तादाद रखते हैं अपने फॉलोअर्स की। और जिस वक्त की अगर कोई पोस्ट या कोई भी ट्वीट या कोई भी इस चीज़ वो शेयर करते हैं तो वो चंद ही मिनटों के अंदर वायरल हो जाती है। और बहरहाल ये सितारे तो हैं, वो सोशल मीडिया के हों या फिर आम जिंदगी के हमारे हों, लेकिन ये सितारे हैं। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ 2024 के मशहूर ड्रामों के ऊपर एक नज़र डालेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और आप सबकी दिलचस्पी का टॉपिक है कि सितारे क्या कहते हैं। तो इससे पहले कि हम आपके सितारों का हवाल जानें, और उनसा शाह हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे जानें कि आपके सितारे क्या कहते हैं। ये साल जो शुरू होने वाला है ये आप सबके लिए कैसा रहेगा, हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम शादियों की बात हो रही है। बिल्कुल शादियों की बात कर लेते हैं। जो सितारे शादी के बंधन में बंध गए हैं 2024 के अंदर, तो उनकी बात करते हैं। पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात हैं इसमें, जिन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं और मुबारकबादें समेटी हैं। बहुत सारे कॉमेंट्स भी समेटे हैं, कहीं पर तनकीद हुई, कहीं पर तारीफ हुई। अब साल का इख्तिताम होने वाला है तो ज़रा नज़र डाल लेते हैं। वुमेन क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हैं सिद्रा अमीन। शादी उनकी हुई 2024 में, और ज़बरदस्त तरीके से तकरीबात हुई, उनको बहुत सी बेस्ट विशेज़ मिली। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम के ओपनर सिद्रा अमीन हफ्ते को शादी के बंधन में बंध गई, और शादी की तकरीब निजी फार्म हाउस में मुनक्किद की गई थी। उनके शौहर का नाम है आदिल मसूद, और शादी की तकरीब में कई क्रिकेटर्स, कोचेज़ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने भी शिरकत की थी। और उसके बाद जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के पोते हैं जैद हुसैन नवाज़, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज़ का निकाह बुध के शब जाती उम्रा लाहौर में हुआ। और मरियम नवाज़ जो हैं वो इसमें बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी, रेड जोड़े में वो ज़ेबतन किए हुए। और ये जाती उम्रा में तकरीब रखी गई थी, जिसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखा जा सकता है कुल्हे के अंदर। ये हैं मरियम नवाज़, अपनी नवासियों के हमरा हैं गालिबन, और ज़बरदस्त तरीके से। और ख़ास तौर पे जो ज़ैद हुसैन नवाज़ की तरफ से तिलावत कुरान पाक की पढ़ी गई थी, अदा की गई थी, उसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। देखने वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उनकी तारीफ़ की, और बाकायदा तरबियत उसकी हासिल की है ज़ैद ने। जिस तरह से खूबसूरत अंदाज में उन्होंने तिलावत की से पता चल रहा था कि एक तरबियत याफ्ता और एक सीखे हुए बंदे हैं वो। आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए शहरयार मुनव्वर की। अदाकारा माहीन सिद्दीकी के साथ उनकी शादी हुई है। शहरयार मुनव्वर और माहीन सिद्दीकी की शादी की रंगारंग तकरीबात अभी कुछ रोज़ पहले ही हुई थी, आपके इल्म है, और तस्वीर अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है, पसंद किया जा रहा है। और फिर माहिरा खान का जो डांस था वो भी उन्होंने देखा, भी उसमें उन्होंने 4 चांद लगा दिए तकरीब में माहिरा, अदील और शहरयार मुनव्वर के डांस ने तीनों फनकारों की जो पर्दा स्क्रीन पर मशहूर परफॉर्मेंस थी उसकी याद ताज़ा कर दी है। तो उसके बाद जी अगले हम कपल पे आ जाते हैं। एमन सलीम है, ड्रामा सीरियल चुपके से मकबूलियत हासिल करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा एमन सलीम रवां साल रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई थी। एमन सलीम ने दिसंबर में कामरान मलिक से 2023 में उन्होंने शादी की थी। अच्छा, जोड़ा भी बड़ा अच्छा पहना हुआ है उन्होंने, और मुनफरिद अंदाज में वो तैयार हुई। और अच्छा, कहीं पर रेड जोड़े में हमें दुल्हन नज़र आती है, तो कहीं पर हमें बहुत ही हल्के कलरों में उसकी वजह ये होती है कि उमूमी तौर पे जो निकाह या बारात की सेरेमनी होती है उसमें रेड जोड़ा या मरून चलता है, और वलीमे पे लाइट कलर होता है या डिफरेंट कलर होता है। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं नाज़रीन कि ये तमाम तकरीबात थी। अच्छा, कुछ सेकंड मैरिज कपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। सना जावेद और शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है, और उन्हें भी बहुत ज़्यादा किसी की तरफ से तनकीद हुई, किसी की तरफ से मुबारकबाद दी गई, और ये सिलसिला बहरहाल चलता रहा।
और जी मद्दाहों के लिए चौंका देने वाली खबर थी जब उनकी शादी हुई, क्योंकि शादी खुफिया तौर पर हुई थी और फिर उन्होंने एकदम से अनाउंस किया, क्योंकि लोग ये जानते ही नहीं थे कि सानिया मिर्ज़ा के साथ उनकी डाइवोर्स कब हुई। अब जी उमैर जसवाल जो कि पाकिस्तानी मशहूर अदाकार, और उन्होंने भी दूसरी शादी सना के साबिका शौहर भी थे ना, ये बिल्कुल सिंगर भी हैं, बिल्कुल तो उन्होंने भी शादी कर ली। उन्होंने कहा कि वो शादी कर चुके, मैं भी पीछे रह जाऊँ। बिल्कुल अच्छा ये बात। अच्छा, जिसके बाद जवेरिया अब्बासी हैं, वो भी मशहूर अदाकारा, और उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीर शेयर की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। इसी तरह से मदीहा रिजवी हैं, वो भी शादी के बंधन में बंध गई हैं, दूसरी शादी की है उनकी तरफ से भी, और हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात का इज़हार कि आपका ये सफ़र कामयाबी के साथ आगे बढ़े। और हमारे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट और सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब की तरफ से शादी हो गई, और हमेशा ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ही लेते हैं। बिल्कुल इस शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया, मतलब शादी की, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा उनकी जब साबिका अहलिया की जब वफात हुई तो जिस तरह से आंसुओं के साथ रो रहे थे कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो दूसरी शादी की, वो दुख था, लेकिन अब वो दुख सारी जिंदगी तो अपनी जिंदगी में नहीं रख सकते, और ये शरई तौर पे बिल्कुल जायज़ है, उन्हें इजाज़त है, तो उस पे उनकी तरफ से किसी फ़ैन की तरफ से तनकीद करना मेरे ख्याल में जस्टिफाइड। अब कुछ यूट्यूबर्स, कुछ टिकटॉकर्स, उनकी बात कर लें तो रजब भट्ट जो है वो भी इस साल शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनकी भी शादी जो है वो बड़ी तनकीद की जद में भी रही है, जिस तरह से उन्हें शेर तोहफे में दिया गया, और फिर उसके बाद उन्हें सलामी बहुत ज़्यादा उनको मिली थी, जिसके बाद फिर वो गिरफ्तार भी हुए, तो बड़ी कंट्रोवर्शियल शादी रही उनकी। धूमधाम से शादी की उन्होंने, और बहुत से तहफ़ भी समेटे हैं, लेकिन कुछ तहफ़ उनके लिए महंगे भी पड़ गए। आगे बढ़ते हैं, और एमन जमान और मुश्तबा लखानी ये भी शादी के बंधन में बन गए। फरवरी में इनका निकाह हुआ, और एमन जमान एक शानदार अदाकार और एक मारूफ डिजिटल तख्लीकार हैं जो मुश्तबा लखानी के साथ अपनी वीडियोस के ज़रिए मशहूर हुई हैं। और उसके बाद जी बिलाल मुनीर हैं। बिलाल मुनीर एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी एक यूट्यूबर हैं, और इन्होंने भी शादी की 9 नवंबर को 2024 में ये भी निकाह के बंधन में बन गए। उसके बाद जी बहुत सारे दीगर जो सितारे हैं वो भी शादी के बंधन में बनते चले गए। जी हाँ, बिलाल मुनीर और इसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं, आपके इल्म में है हफ्सा खान है, उनमें वो भी शादी के बंधन में बन गई। तो ये सारे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, शोबे सितारे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर यूट्यूब की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपका ये सफ़र कामयाबी के साथ। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हम अपने टॉपिक की जानिब वापस आते हैं। उनसा ये हफ्ता कैसा रहेगा, सितारों का अहवाल बताइए, और तमाम लोगों को बताइए कि उनके लिए क्या ठीक रहेगा, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो हफ्ते की बात करनी है, अभी नए साल की बात नहीं करनी है आज के प्रोग्राम में। तो आने वाला जो हफ्ता है ये स्ट्रेंथ का कार्ड है सबसे पहले एरीज के लिए। तो मुझे लगता है कि कुछ कामों में एरीज वालों के डिलेज हो सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे शादी के मसले हों। लेकिन अगर अपनी विल पावर से अगर अपनी कोशिश जारी रखेंगे, एफर्ट जारी रखेंगे, तो उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। ये वक्ती तौर पे डिलेज आ सकते हैं, और सेहत के हवाले से भी हो सकता है कि एरीज की सेहत थोड़ी सी अप डाउन रहेगी इस हफ्ते, लेकिन अपनी विल पावर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब टॉरस की बात करते हैं। टॉरस के लिए एम्परर का कार्ड है, तो टॉरस वाले बड़े स्पिरिचुअली ग्रो नजर आ रहे हैं, काफी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ रहे हैं, नौकरी की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, कारोबार की जिम्मेदारी, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से बखूबी सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। पॉजिटिविटी नजर आ रही है, अपनी हिम्मत और अपनी विल पावर से वो अपने बहुत सारे काम जो उनके पेंडिंग थे वो इस हफ्ते कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जेमिनाई की बात करते हैं, डेथ का कार्ड है। जेमिनाई वालों के लिए कुछ चेंज आ रहा है, कुछ नई चीजें, कुछ नई डेवलपमेंट आ सकती है, उसमें कुछ नए ऑप्शंस उनके पास आ सकते हैं, जॉब से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो वो पुरानी चीजों को छोड़कर और अब नई रास्तों की तरफ, नई डायरेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है उनका कोई ट्रैवल प्लान हो या शादी का कोई इरादा हो। अच्छा, कैंसर की बात करते हैं। हमिट की एनर्जी है। कैंसेरियंस के काम थोड़े धीरे धीरे चलेंगे, स्लोली चलेंगे, लेकिन
जो है वो कामयाबी की तरफ जाएंगे। अगर आपके काम थोड़े रुक गए हैं या स्लो हो गए हैं तो आपको बेहतरी के परेशान चांसेस होने हैं। की जरूरत नहीं है। आप जो भी आपका गोल है वो आप जरूर अचीव करेंगे। अब बात करते हैं लियो की, और लियो वाले क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो लियो वाले इस हफ्ते जो है कुछ नया, कुछ फैसला कर रहे हैं अपनी जिंदगी से रिलेटेड या अपने कारोबार से रिलेटेड, और बहुत प्रैक्टिकल फैसला होगा। और कुछ लियो वालों ने अपनी जिंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी किए हैं, लेकिन जो है वो आगे उनको उनके सब्र का फल जो है वो मीठा मिलेगा। वर्गो की बात करते हैं, टू ऑफ सोर्ड। तो वर्गो वाले थोड़े डबल माइंडेड नजर आ रहे हैं कुछ चीजों को लेकर, अपने शादी को लेकर या बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर। मेरे साथ बैठे वर्गों को भी मैं देख रही हूँ, उन सब बहुत ही डबल माइंडेड लग रहे हैं, कंफ्यूज लग रहे हैं, डबल माइंडेड हैं। तस्दीक कर रही हैं कि जैसा हो रहा है ना आपके साथ भी मेरे साथ भी, तो वही हाल वो बता रही हैं अंसा। ठीक है बताते रहिए आप, कैरी ऑन। फैसले तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे, हो सकता है थोड़े अपसेट रहे। कब तक पहुंचेंगे कुछ ये नजर आ रहा है अंसा? क्योंकि अब तो 2025 स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर देखिए मुझे लगता है वर्गो वालों का असल काम शुरू हो रहा है और उनका जो है फोकस काम पे रहेगा। अभी हो सकता है कि दो ऑप्शंस की तरफ देख रहे हो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन उनको डायरेक्शन मिल जाएगी। और एक दफा जब डायरेक्शन मिल गई 2025 में, लग रहा है कि हम पहुंच जाएंगे किसी डिसीजन पे। हाँ इंशाल्लाह अगला जो साल है, अब ये साल तो सारा कुछ आज ही जान लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपने जरिए देखने वालों की भी चाह रहा हूं, वेडनेसडे को पूछेंगे ना कि क्या नए साल का आगाज फोकस लग रहा है वर्गो वालों का अपने काम में, चंद दिन में बहुत फोकस। जैसे ही ये डबल माइंडेड इंडिसाइसिव सिचुएशन करना चाह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वो होंगे नहीं। ठीक है तो उनका फोकस जो है वो बन जाएगा। लिब्रा वालों की बात करते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स की गुड न्यूज आने वाली है। काफी जो खवातीन हैं कंसीव कर सकती हैं, और हो सकता है जॉब से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है। कोई इंटरव्यू कॉल या जॉब या कोई ऐसा ऑप्शन उनके पास आ सकता है। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, स्कॉर्पियो को बहुत सोच समझ के पैसों को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। उनको कोई धोखा मिल सकता है, घर में कोई चोरी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो है उनकी इधर उधर हो सकती है, कोई लॉस भी हो सकता है। तो खास एहतियात की जरूरत है, आपको स्कॉर्पियन से खास एहतियात करनी है। सेजिटेरियस की बात करते हैं, सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत चैलेंजेस वाला हफ्ता होगा, स्ट्रगल वाला हफ्ता होगा। जो भी आप चाह रहे हैं अपनी जॉब में, बिजनेस में, रिलेशन में, लव लाइफ में, वो इतना आसानी से आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कैप्रिकॉन की बात करते हैं, कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता स्ट्रेसफुल रहेगा। एंजाइटी, सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सेहत मुझे डाउन नजर आ रही है कैप्रिकॉन की, और ओवर थिंकिंग बहुत नजर आ रही है। रात को आपने कंप्लीट सोना है, पूरी नींद लेनी है, और खाने पीने का ख्याल रखना है। मुझे थोड़ी एंजाइटी नजर आ रही है। अब एक्वेरियस वाले भी कंफ्यूज हैं, अनसर्टेनिटी है, कुछ ऑप्शंस उनके पास हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिखाई दे रही है। तो लव लाइफ उनकी, मैरिड लाइफ उनकी अनसर्टेनिटी मुझे नजर आ रही है, स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। पाइसेस की बात करते हैं, पाइसेस वालों के लिए हफ्ता बहुत लकी रहेगा। पैसा ही पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। कोई फैसला करने वाले हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला होगा। अपनी पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड कोई फैसला कर सकते हैं, या अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये हफ्ता पाइसेस वालों के लिए बहुत अमेजिंग और लकी रहेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई लैंड लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है पाइसेस के लिए। ठीक है। अच्छा उन सब हम देख रहे थे कि जो किंग खान है, शाहरुख खान, उनके बारे में भी टैरो कार्ड रीडर ने ये प्रेडिक्शन की है कि जो 2025 का साल है उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा साल साबित नहीं होगा। तो क्योंकि हमारा भी नया साल शुरू होने वाला है, तो हम भी बुध वाले दिन आपसे ये जानेंगे कि क्या किन सितारों के लिए या किन लोगों के लिए या पाकिस्तान के लिए ये साल कैसा रहेगा और आगाज़ इसका किस तरीके से होने वाला है। तो शाहरुख खान के बारे में जो इस वक्त हम अफवाहें सुन रहे हैं कि उनके लिए ये साल जो है वो अच्छा नहीं होगा, उन्हें मशवरे भी दिए गए हैं कि कुछ तब्दीलियां करें अपने घर में। शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है, तो आप बता दीजिए खबर सच्ची है या झूठी है? शाहरुख खान की फैन तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ। क्रेजी फैन हूँ मैं कि वाकई उनके लिए मसाइल बढ़ने जा रहे हैं।
हाँ, देखिए 2025 का स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं। हो सकता है कोई नया काम शुरू करें, कोई नया प्रोजेक्ट करें, वो बहुत टफ रहे उनके लिए। अच्छा, एक चीज मैं हो भी सकता है पूछना चाहूंगा उनसे आपसे कि अभी आपने बताया जिस तरह पाइसेस के लिए बहुत ही आसानियां हैं, पैसे की रेल पेल होगी। अच्छा, वो जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं डिफरेंट कारोबार के अंदर, उसके अंदर भी ये फवायद हो सकते हैं। अगर आप किसी का सितारा गर्दिश में है या किसी के लिए आसानियां हैं तो उसमें फायदा उठाया जा सकता है, या फिर दूसरा भी डूब सकता है। बिल्कुल। दूसरा डूब भी सकता है। नहीं, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस वक्त जो पाइसेस का जो टाइम है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है। स्पेशली ये हफ्ते, इस हफ्ते की बात करूं, आगे तो फिर देखेंगे, लेकिन इस हफ्ते की जो एनर्जी है पाइसेस की वो बहुत अच्छी है, स्पेशली फाइनेंस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उनसे आपने अपना बताया। ख्याल और इन रखिएगा चीज़ों आप का ख्याल रखिए तमाम हफ्ते में, तो आपके लिए बेहतरी हो सकती है। आज के प्रोग्राम से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।